जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट्स, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। जय हिंद देवेंद्र, जय हिंद निशु, जय हिंद बेटा, जय हिंद अनस, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव बेटा। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर देना। मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं, मेरी आवाज क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर देना इफ माय वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। अगर मेरी आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं, तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है। जय हिंद, जय हिंद। अभी क्लियर है बेटा? अभी ब्लर तो नहीं हो रहा? तो शुरुआत में कुछ सेकंड्स के लिए होता है ना, इट्स नॉट फॉर दी परमानेंट, परमानेंटली नहीं होगा वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लर होता है ना, तो उसके लिए चिंता मत करना। ओके, बाकी क्लियर है? मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? ओके, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलो बहुत बढ़िया, वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है। ओके, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। आज अपन मुगल्स के बारे में बात करेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मुगल्स वास्तविकता में है कौन? मुगल वास्तविकता में इनका जो रियल नेम है, इट वॉज मुघल। घ से वो गल हो गया है, याद रखिएगा। मुगल से वो फिर वो मुगल हो जाता है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, वास्तविकता में नाम क्या है, कैसे चीजें चेंज हुई है, इसके बारे में अपन बात करने वाले। तो वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? जय हिंद, जय हिंद बेटा। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए क्लियर है, ऑल ओके। चलो स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। जब मैं लेक्चर देख रहा हूं तो मैं ओके बीच में ब्लैंक के हो जाता हूं। मैं क्या करूं? ब्लैंक क्यों हो जाते हो? कहीं खो जाते हो, है ना? कहीं खो जाते हो क्या? अभी की यादों में खोना नहीं है किसी की, ठीक है? अभी पढ़ाई करनी है बेटा। चलो सर, ब्लर आ रहा है, ब्लर क्यों आ रहा है? एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, 1 मिनट मेरे को दो। बाकी मेरे को मुझे एक बात बताओ, सबके फोन्स में ब्लर आ रहा है क्या, या कुछ बच्चों के फोन्स में ब्लर आ रहा है? मेरे को एक बार जस्ट कंफर्म मी, ब्लर सभी के फोन में आ रहा है या मेरे फोन के, या आप एक आध बच्चे के फोन में आ रहा है? मेरे को इस बारे में बात करना है बच्चा, है ना? अगर ब्लर आ रहा है तो अपन इसको सही करवाते हैं। ब्लर बाकी को क्लियर आ रहा है, कुछ को ब्लर आ रहा है, दैट मीन्स आपके नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा फिर कुछ इशू है। इशू इन द सेंस कि फिर उसको आपको सही करवाना पड़ेगा। बाकी सबके नेटवर्क में तो नहीं आ रहा है ना ब्लर? नहीं आ रहा ना? हाँ, बाकी को सबके नेटवर्क में नहीं आ रहा बेटा। जिसके नेटवर्क में आ रहा है, फिर आपका डेटा प्लान उसके अकॉर्डिंग आपने शायद सेट कर लिया, दैट्स वाई वो चीज आ रही है आपके साथ, ठीक है? मैं भी दैट्स वाई वो चीज आ रही है आपके साथ, इसीलिए वो चीज हो रही है। चलो स्टार्ट करें। चलो आज अपन बात करेंगे मुगल्स के बारे में। मुगल्स के पहले हम लोग सब जानते हैं कि देखो, लास्ट हमने बात करी थी लोधीस के बारे में। लोधी वंश जो है, लोधीस के बारे में एक चीज याद रखिएगा, लोधी जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करने वाला पहला अफगान वंश है। अफगान्स के बारे में हम बात करते हैं। अफगान जैसे एग्जांपल की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अफगान नहीं है, वो तुर्को अफगानी। हम लोगों ने बात करी थी, अलाउद्दीन खिलजी वाज दी तुर्को अफगानी, वो तुर्को अफगानी था। पर जब हम लोधीस के बारे में बात करते हैं ना, तो लोधीस जो है दे आर द प्योर अफगान्स। याद रखना है, प्योर अफगान्स है, प्योर अफगान्स है। अब सब लोधीस प्योर अफगान है, तो याद रखना, एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली के अंदर पहली अफगान शासक कौन है? तो दिल्ली का जो पहला अफगान शासक है वो लोधीस है, याद रखिएगा। लोधीज आर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली। दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी? लोधी थी। अब लोधीस के अंदर कई सारे लोधी हुए, बट हमें जिस लोधी के बारे में आज बात करनी है वो लोधी वंश का अंतिम सम्राट या अंतिम सुल्तान, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? हाउ मेनी पीपल ऑफ यू न्यू अबाउट द इब्राहिम लोधी? नाम सुना है इब्राहिम लोधी का? किसी ने सुना है इब्राहिम लोधी का नाम? किस किस ने इब्राहिम लोधी का नाम सुना है? इब्राहिम लोधी का नाम किस किस बच्चे ने सुना है? कि यहां सर हमने सुना है इब्राहिम लोधी का नाम। इब्राहिम लोधी का नाम सुना है आपने? हाँ जी, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। बहलोल लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी के बारे में आज अपन बात करेंगे। देखो, इब्राहिम लोधी क्या है, किस तरह का आदमी है, इसके चरित्र के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। इब्राहिम लोधी थोड़ा सा साइकोपैथ काइंड ऑफ आदमी। साइकोपैथ कौन होता है? इसका प्रॉब्लम है कि ये बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड सा है। दूसरी बात, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा भरा है। तीसरी बात, ये अपने सरदारों की इज्जत नहीं करता। चौथी बात, ये अपने रिश्तेदारों की भी इज्जत नहीं करता। अब इब्राहिम लोधी इस तरह का आदमी, इसको कोई भी पसंद नहीं करता, मतलब इसके दरबार में, इसके राज दरबार में, इसकी वाइफ इसको पसंद नहीं करती, इस तरह का आदमी है। तो इस तरह का आदमी इब्राहिम लोधी। अब दूसरी बात क्या है, ये बदतमीज बहुत ज्यादा है। बदतमीज मतलब किसी से भी कैसे भी बात कर लेना, सन की किस्म का आदमी है। किसी को कुछ भी उठा के बोल देना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, दरबार में कुछ भी कर देना, इस तरह का आदमी इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी जो है, इनके एक चाचा जी, इब्राहिम लोधी के चाचा का नाम है दौलत खान लोधी। नाम याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी के चाचा है, ये चाचा इब्राहिम लोधी के दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी पंजाब के गवर्नर है। पंजाब कौन सा? जैसे आज जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है ना, पाकिस्तान पंजाब भी इसके अंदर आता है, लाहौर वाहौर पेशावर पूरा इसके अंदर आता था। उस एरिया के गवर्नर है, इनका नाम है दौलत खान लोधी। अब क्या होता है साहब, दौलत खान लोधी को लगा कि यार ये तो चलेगा नहीं, मेरा भतीजा है, मेरे से छोटा है, फिर भी क्या कर रहा है साहब, फिर भी देखो ये चीजें कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इतना होने के बावजूद भी ये तो मजाक कर रहा है, मेरे मजे ले रहा है, मेरे ही मजाक उड़ाता है। तो दौलत खान लोधी जो है वो इससे थोड़ा नाराज है। बोले इसको तो मैं बताऊंगा,
इसको तो भैया अब हम बताएंगे, बहुत अच्छे से अब तुमको बताएंगे। इस तरह का व्यक्ति कौन है? दौलत खां लोधी है। वॉइस नहीं आ रही? अभी आ रही वॉइस? किसको वॉइस नहीं आ रही है? एक मिनट में करवा देता हूं। वॉइस का इशू आ रहा है क्या? एक मिनट में बोल देता हूं भैया। वॉइस देख लेना सर, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस तो सही है। सही है हाँ सही है। बेटा, वॉइस सही है, फिर वो आपके फोन के अंदर शायद इशू आ रहा होगा। एक बार चेक करो फोन, क्योंकि अगर एक को भी सही वॉइस आ रही बाकी को नहीं आ रही है तो फिर वो आपके फोन का इशू है ना। वो यहाँ से आ रही है ना। देखो अननेसेसरी बेटा परेशान करोगे तो मेरे को फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाना पड़ेगा, ब्लॉक करवाना पड़ जाएगा। तो अननेसेसरी मत करो जानबूझ के, है ना। वो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो अननेसेसरी करोगे तो मैं सब्सक्रिप्शन के अंदर ब्लॉक नहीं करवाता, मैं बोलता हूँ इसको हटा ही दो, इसका कैंसिल करवा सब्सक्रिप्शन। जब बाद में पैसा वैसा नहीं रहेगा ना, फिर जब वापस से पैसा देके खरीदेंगे तब जाकर फिर चीजें ठीक होती है। ये मैं मानता हूं हमेशा। बस ब्लॉक नहीं करवाना, ब्लॉक तो बहुत छोटी चीज होती है। ब्लॉक क्या करवाओगे? बच्चा देख तो रहा है ना लेक्चर। इनका करवाओ सब्सक्रिप्शन कैंसिल, तब समझ में आएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। ये बढ़िया मेरे को लगता है इलाज ऐसा करोगे फिर बच्चा अगली बार से हरकत ना करे। तो इसके ऊपर ये चीज करने के लिए मेरे को मजबूर मत करो बेटा, है ना। बिकॉज आपने जो कमेंट्स करे हैं वो लिखे होते, मॉनिटर होते रहते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो ये चीजें मत करो, है ना, याद रखिएगा। क्लियर है ना? हाँ चलो, अब देखो सीधी बात है, ये गवर्नर है पंजाब का। कहाँ के गवर्नर है साहब? दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर है। अब इसको लगा कि यार इब्राहिम लोधी, इससे कभी ना कभी तो मेरे को पीछा छुड़ाना पड़ेगा, है ना, छुड़ाना पड़ेगा। सीधी बात है, बिकॉज एक इस तरह का आदमी ये नोबल्स को इंसल्ट करता है प्रॉपरली, है ना। और इसके बाद जब बाबर के साथ इसका पहला वॉर होगा, उस वॉर के अंदर हार भी जाएगा, वो हार जाएगा सब, वो हार जाएगा। बट ये बड़ा कहते हैं कि साहब ये जो है वो बड़ा परेशान करता है। किसको परेशान करेगा? नोबल्स को बड़ा परेशान करता है। किसी को भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी उठा के बोल देगा। अब इसी की लड़ाई होगी बाबर के साथ, और बाबर इसको हरा के दिल्ली में जिस वंश की नींव रखेगा वह मुगल डायनेस्टी, पूरी डायनेस्टी की स्थापना करेगा वह मुगल डायनेस्टी। अब लोदीज के बारे में एक चीज कही जाती है, लोदीज के जो मकबरे होते हैं ना, लोदीज के जो मकबरे होते थे वो बड़े गार्डन वाले स्टाइल में होते, मतलब बहुत बड़ा गार्डन होगा और उस गार्डन के अंदर एक मकबरा होगा राजा का। किस भैया? सम्राट गार्डन के बीच में दफन है। कहां पर है? लोधी गार्डन, दिल्ली के अंदर है। हाँ याद रखिएगा। तो इनके जो टॉम्स है, लोधी डायनेस्टी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इनके जो मकबरे होते थे, जो टॉम्ब है इनके, वो गार्डन स्टाइल के अंदर होते हैं। कि भाई साहब बहुत बड़ा एक गार्डन बना है, गार्डन के अंदर जो है वो राजा की, सम्राट की जो है समाधि वमाधि बनी हुई है। इस तरह का व्यक्ति था इब्राहिम लोधी। और याद रखिएगा 1517 से लेकर 1526 तक इसका शासन भारत के अंदर रहने वाला है। बेसिकली कौन सा? दिल्ली वाले एरिया में। अब इसे हराया किसने था? इसे हराने वाला शासक कौन है? इसे हराने वाला शासक है बाबर। अब बाबर वास्तविकता के अंदर है कौन? बाबर के बारे में बात करना जरूरी कि बाबर है कौन। जब हम बाबर के बारे में बात कर रहे हैं तो हु इज द बाबर? बाबर कौन है साहब? अब बाबर के बारे में कहा जाता है कि मुगल डायनेस्टी की नींव बाबर ने रखी। पर बाबर आया कहां से था? ये जानना जरूरी है, जानना जरूरी है कि बाबर आया कहां से था। कहां से आया था बाबर? किधर से आया था बाबर? बाबर ने भारत के अंदर भारत को ही क्यों चुना? इसने अपने डायनेस्टी को स्थापित करने के लिए भारत को क्यों चुना? और कई बार बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर भारत में भाग कर आया था। तो किससे भाग के आया था बाबर? इसके बारे में बात करना जरूरी है कि बाबर आया कहां से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बाबर ने भारत को क्यों चुन रहा है बाबर? तीसरी बात, बाबर अगर भारत में आया है तो कहा जाता है कि बाबर भाग के आया था। और चौथी बात, बाबर को आमंत्रित किसने किया? किसने उसको बोला कि भैया आओ भारत के अंदर, और भारत के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना करो? तो एक आदमी तो है दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा, वो बाबर को बुलाएगा, बोलेगा भैया तुम आ जाओ, मेरे भतीजे को मारो कूटो और तुम आ जाओ। पर इब्राहिम लोधी के चाचा के साथ मोह में हो जाएगा। क्यों होगा? उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखिए मुगल साम्राज्य के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में। अब देखो मुगल साम्राज्य में सम्राट नहीं है, यहां पर सुल्तान, यहां पर बादशाह हो जाएगा। सुल्तान किसी के अंडर काम करता है ना। अभी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो किसी न किसी के अंडर काम करते थे, याद होगा आपको। पर मुगल्स के अंदर आपको बादशाह मिलेंगे। बादशाह अकबर है, बादशाह जहांगीर है, बादशाह बाबर है। यहां पर सुल्तान वाला मामला नहीं, बिकॉज इनकी खुद की डायनेस्टी है, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो ये अपने नाम के आगे बादशाह लगा दें। शुरुआत करेगा बाबर, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, और अंत में हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब कौन है? हाँ जी हाँ, वही औरंगजेब जिसको लेकर अभी मूवी आई थी, हाँ उसी औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। पर जब भारत की बात की जाए तो भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले उस व्यक्ति का नाम था बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर है कौन वास्तविकता के अंदर? बाबर आया कहां से? एक कहानी बताऊंगा मैं, उस कहानी को केवल सुनना है, उसको नोट वोट नहीं करना है, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कहानी में बता रहा हूं। अब बाबर जो है, आपको तैमूर याद है? तैमूर लंग जो आया था, बाबर उस तैमूर का वंशज है। बाबर किसका वंशज है? बाबर तैमूर लंग। तैमूर किसका वंशज था? चंगेज खां का वंशज था। बाबर तैमूर का वंशज है। और बेसिकली अपने नाम के आगे मंगोल लगाते थे। मंगोल को धीरे धीरे मंगोल कर दिया गया, मुगल कर दिया गया। ये मंगोल थे, मंगोल से मुगल बने और मुगल से मुगल बन गए। तो बेसिकली मंगोल ही है, उसी इलाके से आते हैं।
अब बाबर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो देखिए बाबर जो है, बाबर शुरुआत से काफी कम उम्र से, बहुत कम उम्र थी बाबर की, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कम उम्र, 12 साल की उम्र थी जब बाबर जो है बादशाह बन जाएगा। अब क्या होता है कि बाबर के जो पिताजी हैं, बाबर के जो फादर हैं, वो फरगना वैली के शासक है। फरगना वैली दिख रही, दैट इज द फरगना वैली, दिख रही फरगना वैली। बाबर के पिताजी यहाँ के शासक है। इस एरिया जो आज उज्बेकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं एरिया आता है, बाबर के जो फादर थे वो यहाँ के शासक थे और बड़े वॉरियर थे, अच्छे खासे वॉरियर वो थे। अब ऐसी एक वॉर के अंदर बाबर के फादर की मृत्यु हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी एक वॉर के अंदर बाबर के जो पिताजी, इनके जो फादर, इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो गई। अब फादर की मृत्यु के बाद बाबर को फरगना वैली का शासक बना दिया जाता है। जब बाबर फरगना वैली का शासक बना, उस टाइम पर बाबर की जो एज है मात्र 12 साल है। सोचिए 12 साल की उम्र के एक बच्चे को फरगना वैली का शासक बना दिया जाता है। बाबर को बोले साहब तुम शासक हो कहां के? बोले फरगना वैली के तुम शासक हो। मात्र 12 साल बाबर की उम्र। कितनी? 12 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, 12 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, मात्र 12 साल की उम्र थी बाबर की, और 12 साल की उम्र के अंदर बाबर को फरगना वैली का शासक बना दिया जाता है। अब बाबर जब फरगना वैली का शासक बनता है तो बाबर के जीवन का केवल एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद भारत के अंदर आना नहीं है। भारत के बारे में तो बाबर ने कभी सुना भी नहीं था। अपने आधे जीवन के अंदर बाबर ने भारत के बारे में सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुना है, बिल्कुल सुना ही नहीं बाबर ने भारत के बारे में। बाबर के जीवन का केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है? वो मकसद है समरकंद को जीतना। दिख रहा है समरकंद? ये समरकंद है, ये जो इलाका दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये जो इलाका है, इस इलाके को समरकंद कहा जाता है। दिख रहा है समरकंद? ये समरकंद इलाका है। बाबर कहीं यहां पर रहता फरगना वैली के अंदर। बाबर का जो मकसद है वो ये है कि इस उज्बेकिस्तान वाले इलाके के अंदर एक एरिया समरकंद, समरकंद को जीतना। और समरकंद पे राज किसका है? बाबर के खुद के चाचा का राज है समरकंद पे, बाबर के चाचा के राज समरकंद पे। और बाबर को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे चाचा ने मेरे पिता की हत्या करवाई, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि भैया मेरे को इस समरकंद को जीतना है कुछ भी करके। अब समरकंद को जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? देखो, क्योंकि समरकंद जो है वो आता है उज्बेकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर आता है। और उज्बेकिस्तान के अंदर एक डायनेस्टी है जिन्हें उज्बेक्स कहा जाता है। उज्बेकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें उज्बेक कहा जाएगा। उज्बेक्स बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत अच्छे वॉरियर हैं। और उज्बेक्स की लड़ाई है इस ईरान में रहने वाले सफाविद से। केवल कहानी सुनना, जो ईरान के अंदर एक डायनेस्टी है, एक एम्पायर है ईरान के अंदर, उन्हें कहा जाएगा सफाविद। समझ में आ गया? जो ईरान वाला एरिया, मतलब जो पिंक वाला एरिया है, यहां पर राज है सफाविद का। सफाविद यहां राज करते हैं। और जो आपको येलो वाला एरिया दिख रहा है, यहां पर राज है उज्बेक्स का। तो याद रखना, दो डायनेस्टी काफी फेमस है यहां पर। एक तो अपने हो गए कौन से? उज्बेक्स हो गए, उज्बेक्स के बारे में बता दिया मैंने। और एक हो गए आपके सफाविद वाले। सफाविद कहां पर है? सब ईरान के अंदर। अब बाबर क्या करेगा? बाबर अपनी पूरी दम लगा के साहब हमला करेगा। कहां पर हमला करेगा? समरकंद के ऊपर हमला करेगा। और समरकंद पे हमला करने के बाद बाबर समरकंद को एक बार तो जीत लेगा। बाबर ने जीत लिया समरकंद। अरे वाह वाही होगी, समरकंद जीत लिया बाबर ने, कितनी बड़ी बात। बोले वाह वाही होगी, बड़ी, समरकंद जीत लिया हमने, बहुत बड़ी बात होगी। अब बाबर ने समरकंद जीत तो लिया, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा। बाबर ने समरकंद जीत लिया साहब, समरकंद जीत लिया। पर क्या होता है कि जब बाबर ने समरकंद जीता तो समरकंद किन के इलाके में आता है? उज्बेक्स के इलाके में आता है। ये उज्बेक्स बाबर को के पीछे पड़ जाएंगे। उज्बेक्स ने बोला अच्छा हमारे इलाके में आके हमारे एरिया के आदमी को मारा। उज्बेक्स यहां से आएंगे और बाबर को यहां से खदेड़ देंगे। बाबर को यहां से समरकंद से भागना पड़ा। अब समरकंद बाबर के हाथ में आ गया और वापस बाबर को समरकंद को वापस लौटा के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ रहा है? बिकॉज उज्बेक्स बाबर को अपने इलाके में रहने नहीं दे रहे। अब बाबर हेल्प मांगने जाएगा सफाविद के पास। सफाविद के पास जाएगा बिकॉज सफाविद उज्बेक्स का दुश्मन है। सफाविद से बोलेगा बाबर की यार मेरी हेल्प करो, मेरे को समरकंद जीतना है। अब सफाविद जो है वो बाबर की हेल्प कर देंगे समरकंद जीतने में। और याद रखना, दूसरी बार बाबर वापस समरकंद जीतेगा किसकी हेल्प से? सफाविद की हेल्प से। मतलब बाबर ने दूसरी बार समरकंद जीत लिया सफाविद की हेल्प से। अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया चीज हो गई। अब दूसरी बार भी बाबर ने जब समरकंद जीता, बट इस बार किसकी हेल्प से जीता? सफाविद की हेल्प से जीता। पर दूसरी बार भी उज्बेक्स वापस बाबर के पीछे पड़ जाता है। अब जब दूसरी बार वापस बाबर के पीछे पड़े तो बाबर को वापस से समरकंद छोड़ के नीचे भागना पड़ा। अब बाबर वापस आया सफाविद के पास, बोले भैया मेरी वापस हेल्प कर दो। सफाविद ने मना कर दिया, बोले तेरी हेल्प करके रहेंगे क्या? अरे भैया हमारी अपनी भी दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी रोमन साम्राज्य से, ऑटोमन एम्पायर से अगर मैं बात करूं, उस एरिया का रोमन साम्राज्य के बारे में बात करूं, वहां से इनकी दुश्मनी। इनने बोला भैया तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे क्या? तुम्हारी हेल्प करें? अरे भैया हमको हमारा लड़ाई भी लड़नी। तो इस बार सफाविद ने हेल्प करने से मना कर दिया। अब उज्बेक्स तो भैया बाबर के पीछे पड़ गए। अब बाबर भागता भागता चला जाएगा, ये दिख रहा है एरिया, बाबर भागता भागता जाएगा काबुल। बाबर काबुल के अंदर आ गया और काबुल के अंदर बाबर यहां पर रहना शुरू कर देता है। अब काबुल में रह रहा है बाबर, पर बाबर को डर है बिकॉज उज्बेक्स इस पे बार बार हमला करते हैं, बार बार उज्बेक्स इस पे हमला करते हैं। अब बाबर तलाश में एक ऐसी जगह की जहां पर बाबर अपने एक साम्राज्य की स्थापना कर सके। अब कहां करे? बोले इधर तो जा नहीं सकता। इधर क्यों नहीं जा सकता? बोले इधर तो भैया सफाविद है, इनको तो मैं हरा सकता ही नहीं।
ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर उज्बेक से, इधर चाइना आ गया। तो बाबर के पास एक ही रास्ता बचा, वो क्या था? वो था भारत। एक ही रास्ता है बाबर के पास, दैट इज भारत, कि भारत पे हमला किया जाए, हिंदुस्तान पे हमला किया जाए। अब बाबर क्या करता है? बाबर शुरुआत में डायरेक्टली हमला नहीं करेगा बेटा। बाबर जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, जिसको अपन पंजाब बोलते, पाकिस्तान पंजाब, बाबर यहां पर बार बार लूटपाट करने जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार, बाबर 13 बार लूटपाट करने पाकिस्तान पंजाब के अंदर गया। और पाकिस्तान पंजाब का गवर्नर कौन है? वही इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी। 13 बार बाबर वहां पर लूटपाट करने के लिए गया। लूटपाट करता है, वापस आ जाता, लूटपाट करता है, वापस आ जाता। ऐसा क्यों कर रहा है बाबर? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना अधिकारी वाला, कि 13 बार बाबर जो है पाकिस्तान पंजाब वाला जो एरिया है, इसमें 13 बार साहब लूटपाट करने के लिए जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है बाबर? बाबर ऐसा क्यों कर रहा है, बताओ मेरे को। वाई बाबर इज डूइंग दैट थिंग? साहब 13 बार जो है वो जा रहा है और लूटपाट करके वापस आ जाता है। 13 बार बाबर ने ऐसा करा, पर ऐसा करा क्यों? मेरा सवाल पूछिए, मेरा सवाल सुनिएगा, बाबर ऐसा कर क्यों रहा है? लूटपाट करके वापस आ जाता है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा बड़ी, लूटपाट करेगा वापस आ जाएगा, लूटपाट करेगा फिर वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है बाबर? रीजन क्या है? बिल्कुल नहीं मनी, चेक दे, बिल्कुल सही बात। किसने, बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला सर चेक द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अरे बाबर देखना चाहता है कि जो इंडिया के अंदर सुल्तान बैठा है वो कितना पावरफुल है। मतलब यार मैं 15 बार उसके घर में जाके लूट के आ गया, ये मेरे पे हमला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर इसने मेरे पे हमला करा तब ये पावरफुल आदमी है, और मैं इसकी सेना वेना देख लूंगा कितना पावरफुल है। बट ये मेरे पे हमला नहीं कर रहा है, मतलब ये कमजोर है। तो सामने वाले की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बार बार उसको उकसा रहा है बाबर, उकसा रहा है बाबर। अब इस एरिया का गवर्नर कौन है? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी बाबर को लेटर लिखता है। दौलत खान लोधी ने बाबर को लेटर लिखा। लेटर लिख के बाबर को क्या बोला? बोले भैया क्या बार बार ये इस एरिया में हमला करते? अरे भैया पंजाब वाला का, पंजाब का गवर्नर मैं हूं, बार बार कहा हमला काहे के लिए बार बार कर रहे हो इस एरिया में? तुम एक काम करो, तुम दिल्ली पे हमला करो, तुम डायरेक्टली दिल्ली पे हमला करो। दिल्ली का जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, उसको मैं देख लूंगा। बोले मेरा भतीजा है वो, बहुत बेकार आदमी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम दिल्ली पे हमला करो। दिल्ली पे हमला करके लूटपाट करके बहुत सारा माल मिलेगा, और उस माल को लेकर तुम अपने देश चले जाना। अब दौलत खान लोधी के दिमाग में क्या है कि यार बाबर तो लुटेरा है, बाबर तो लुटेरा है, आएगा लूटपाट करेगा चले जाएगा। उसके बाद भारत का सुल्तान कौन? भारत का बादशाह कौन? दौलत खान लोधी। ये दादाजी के दिमाग में वो चीज चल रही है कि भैया बाबर को इनवाइट करूंगा, बाबर यहां आएगा, लूटपाट करेगा, फिर कुछ टाइम बाद चले जाएगा, फिर भारत मेरा हो गया, मेरा जो इब्राहिम लोदी उसको मार देगा बाबर, उसकी जगह मैं बैठ जाऊंगा। अब ये दिमाग उसके अंदर है, पर बाबर के दिमाग में कुछ और है। बाबर ने बोला भैया मैं लूटपाट करने नहीं आ रहा हूं, मैं तो मेरी पूरी डायनेस्टी बनाऊंगा। याद रखिएगा ये चीज यहां पर थी। तो इन भाई साहब का मोए मोए हो जाएगा दादाजी का, है ना, इब्राहिम लोदी का, माफ कीजिएगा दौलत खान लोदी का बड़ा खतरनाक मामला यहां पर हो गया था। अब बाबर जो है, याद रखिएगा, बाबर जब भारत में आया तो एक कहानी कही जाती है जो कि इतिहास में कहीं भी कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता। कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं, एक नेता ने भी ये चीज कह दी थी, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि बाबर को भारत में आने के लिए राणा संग्राम सिंह ने इनवाइट किया था। सुना है इस चीज के बारे में? कई लोग कहते हैं साहब कि जो राणा संग्राम सिंह जी थे, मेवाड़ के जो राजपूत थे, जिन पे पूरे भारतीयों को गर्व है, बोले साहब इनने इनवाइट किया था बाबर को भारत में आने के लिए। याद रखना, ऐसी किसी भी कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं है। दुनिया में एक भी किताब ऐसी नहीं है जो इसके बारे में बात करती। मन से कह दिया गया, जो वामपंथी लोग इन्होंने मन से कह दिया, इल्जाम लगाने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कि साहब बाबर को आमंत्रित किया था राणा प्रताप ने। अरे पॉसिबल ही नहीं है, राणा सांगा ने, पॉसिबल ही नहीं है। राणा सांगा तो बाबर से लड़ने के लिए ऑलरेडी पहले ही तैयार थे। तो अब देखो ये चीज गलत है। अब बाबर को सपोर्ट मिल गया, लेटर मिला किसका? यहां पर दौलत खान लोधी का। अब बाबर ने बोला चलो भारत चलते हैं। बाबर अपनी पूरी सेना लेके आएगा। याद रखिएगा, बाबर अपनी पूरी सेना लेकर आते। याद रखना, बहुत बड़ी सेना है बाबर के पास, बहुत बड़ी सेना है। और याद रखना, ये कहता है कि साहब मैं पापा की साइड से तो तैमूर की साइड से हूं, और मम्मी की साइड से मैं चंगेज खान की साइड से हूं। ये बहुत सारी चीजें बाबर के बारे में फेमस है। और आप देखो थोड़ा सा मंगोल आपको दिखेगा, बाबर दिख रहा है, मंगोल तरह का दिखता है बाबर। तो बाबर बेसिकली मुगल शब्द मंगोल से ही बना है। अब बाबर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आता है, और ये बात इब्राहिम लोदी को पता लग गई कि साहब बाबर आ रहा है, बाबर आ रहा है, भैया बाबर आ रहा है। ठीक है भैया, बाबर को आने तो कोई दिक्कत नहीं। बाबर जो है जब आना शुरू करा बाबर ने, तो सबसे पहले बाबर जीतता है पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक एरिया है जिसे कहा जाएगा बहरा। बहरा वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, सवाल ही कई बार आ जाता है, पाकिस्तान पंजाब के बहरा प्रोविंस को बाबर ने सबसे पहली बार जीत लिया था। इसको जीता इसने सबसे पहले बाबर ने, और यहीं पर अपना बाबर ने बेस बनाया। उसके बाद बाबर आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा तो बाबर ने देखा कि यार दिल्ली से पहले एक एरिया पड़ता, दैट इज पानीपत।
पानीपत का हरियाणा के अंदर पानीपत। अब पानीपत में पहले भी वॉर हो चुके थे, है ना, पानीपत के अंदर एक वॉर हो चुका था। अब पानीपत जो है वो बड़ा खुला इलाका है। खुला इलाका मतलब वहां पर लड़ाई लड़ने की बहुत सारी जगह होती है, आप आराम से लड़ाई लड़ सकते हो, आराम से युद्ध लड़ सकते हो, तलवार चला सकते हो, बहुत खुला मैदान है। और जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है उसके लिए बहुत बड़े खुले मैदान की जरूरत पड़ती थी। पानीपत सेम एग्जैक्टली वैसा ही एरिया था। अब पानीपत के अंदर जब ये पता लगा कि इतना बड़ा एरिया है और बाबर की सेना आ रही है, तो इब्राहिम लोदी ने भी अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करी। और याद रखिएगा यहां पर इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसे कहा जाएगा द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध यहां पर होने वाला है। पानीपत कैसी जगह है साहब? पानीपत में पहले छोटे मोटे वॉर होते थे, पर पानीपत की जो बहुत बड़ी लड़ाई है, याद रखिएगा, वो लड़ी जाएगी 21 अप्रैल 1526 को। डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला वॉर लड़ा जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाएगा, बहुत बड़ा साहब। इब्राहिम लोदी भी कम नहीं, अफगान है, उसकी सेना भी बहुत बड़ी। अगर मैं सेना के नंबर्स के बारे में बात करूं तो देखो, इब्राहिम लोदी की सेना अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी सेना है। इब्राहिम लोदी के पास टोटल कितने सोल्जर्स है आप देखो, 20,000 रेगुलर कैवलरी, रेगुलर घुड़सवार, 20,000 इनरेगुलर कैवलरी, मतलब ऐसी कैवलरी जिनको हायर किया उसने, 40,000 ही हो गए। 30,000 इन्फेंट्री, कितने हो गए? 70,000 यहां पर हो गए, है ना। इसके बाद आप देखो, इसके अलावा 1,000 की सेना और, तकरीबन 80,000 सोल्जर्स है इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी की सेना 80,000 की है। देखो, ये अपना दिल्ली और ये आपका पानीपत, यहां पर ये वॉर होने वाला है। और बाबर के बारे में बात करें, बाबर के पास केवल 12,000 सोल्जर्स हैं। बाबर के पास केवल 12,000 सोल्जर्स, केवल 12,000 सोल्जर्स है बाबर के पास। पर बाबर के पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में, भारत में कभी तक नहीं आई थी। बाबर के पास है गन पाउडर। याद रखिए, गन पाउडर का मतलब क्या होता है? बाबर के पास तोपें हैं। क्या है बाबर के पास? बाबर अपने साथ बारूद लेकर आया, बाबर अपने साथ तोपें लेकर आया। और तोपों के आगे किसी के आगे, तोपों के आगे किसी को चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। याद रखना, पानीपत का पहली बैटल हमारे देश की पहली ऐसी बैटल है जहां पर हम लोगों ने तोपों का यूज किया है। नोट करना है, सवाल पूछा गया है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, दुनिया के अंदर 3 एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर कहा जाता है। गन पाउडर एम्पायर का मतलब क्या होता है? ऐसे एम्पायर जिन्होंने बारूद का उपयोग करना सीख लिया था। 3 एम्पायर हैं बेटा दुनिया के अंदर जिन्हें गन पाउडर एम्पायर के नाम से जाना जाएगा। पहले कौन है? पहले देखो ये लोग हैं। पहले कौन है साहब? ये आपके आ गए ऑटोमन साम्राज्य वाले। ये देखो रोमन वाले, ये ऑटोमन साम्राज्य वाले पहले। दूसरे कौन से? सफाविद। और तीसरे हैं मुगल। याद रखिएगा, तीसरे मुगल है। मुगल्स को भी गन पाउडर एम्पायर के नाम से जाना जाएगा बिकॉज एक बारूद का उपयोग करना जानते साहब, बहुत बढ़िया, बारूद का उपयोग करना जानते हैं। और बाबर के साथ बहुत अच्छे गन चलाने वाले, तोप चलाने वाले लोग हैं। बाबर ने क्या करा? बाबर ने इस वॉर के अंदर ऊंटों के ऊपर तोपें बांध दी। बाबर ने क्या बोला? ऊंट के ऊपर तोपे बांधो। ऊंट के ऊपर तोपे बांधने का फायदा क्या होता है? ऊंट जल्दी से मैन्यूवर कर सकता है, इधर से उधर ऊंट जा सकता है। अब जब इस वॉर के अंदर ये तोपे से गोले चलाए गए, ये वॉर जब होता है, जब ये तोपों से गोले चले, तो इब्राहिम लोदी की सेना बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और बाबर ने इस वॉर को आसानी से जीत लिया। याद रखिएगा, बाबर ने इस वॉर को आसानी से जीत लिया था। याद रखिएगा, आई बात समझ में? क्लियर हो गया। और बाबर के यहां पर कहा जाता है कि बहुत बड़े एक तोप चलाने वाले, या कह सकते हैं कि साहब बाबर के एक बहुत बड़े सेनापति थे जो तोप चलाने में काफी माहिर थे। उनका नाम याद रखना तो चाहो तो रख सकते हो, उस्ताद अली कुली। बड़े खतरनाक आदमी साहब, तोप वोप चलाने में काफी माहिर थे। और इस तरीके से बाबर पानीपत की पहली लड़ाई को जीत जाएगा। समझ में आ गया? और इसलिए इसे गन पाउडर एम्पायर कहा जाता है बिकॉज इस वॉर में बाबर ने पहली बार, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बाबर ने पहली बार यूज किया है किसका? गन पाउडर का, तोपों का यूज किया। और भारत की जमीन पर पहली बार तोपों का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। पानीपत का पहला वॉर क्लियर हो गया। एक दिन में खत्म हो जाते हैं बेटा वॉर, बहुत लंबा नहीं चला, एक ही दिन में खत्म हो गया था, इतना समय लगता नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या है, अब बाबर भारत के अंदर आया, उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया। इस वॉर में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। अब इधर से जो राणा सांगा है, राणा संग्राम सिंह, कहां के? मेवाड़ के जो राणा संग्राम सिंह जी हैं, जो राजपूताना राजस्थान वाले इलाके हैं, उन्होंने थोड़े टाइम वेट करा। देखो, वो खुद भी ऑलरेडी अटैक करना चाह रहे थे इब्राहिम लोदी पे। राणा सांगा ने ऑलरेडी अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, पर राणा सांगा इब्राहिम लोदी पे अटैक करते इससे पहले बाबर ने कर दिया। अब राणा सांगा उस टाइम पर होल्ड कर लेते कि चलो बाबर अटैक कर रहा है और बाबर इब्राहिम लोदी को जब हरा देगा उसके बाद बाबर तो लुटेरा है,
लुटेरा है साहब, ये तो वापस चला जाएगा अपने देश। पर बाबर क्या किया, बाबर ने अपना डेरा जमा लिया, बाबर गया ही नहीं, बाबर दिल्ली के अंदर है। अब राणा संग्राम सिंह राणा सांगा समझ गए कि यार बाबर जो है, बाबर जाने वाला नहीं, इसको हराना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको हरानी पड़ेगा, बिकॉज ये जाने वाला तो है नहीं। अब क्या होता है कि इस तरीके से राणा सांगा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि देखो बाबर अब इस देश से जाने वाला नहीं। इब्राहिम लोदी तो मर गया, मतलब लोदी साम्राज्य खत्म हो गया, बट बाबर जो है, बाबर भारत के अंदर अपना एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया। अब हमें यह करना है कि हम अपनी एक सेना इकट्ठी करें, और जो लड़ाई हम पहले इब्राहिम लोदी के साथ लड़ना चाह रहे थे वो बाबर के साथ हमको लड़नी पड़ेगी। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए अपनी बहुत बड़ी सेना को राणा संग्राम सिंह राणा सांगा खानवा के अंदर इकट्ठा कर दे। खानवा ये वाला एरिया, दैट इज द खानवा, दिख रहा है ये खानवा है। खानवा के अंदर अपनी बहुत बड़ी सेना को राणा संग्राम सिंह इकट्ठा करते हैं। अब जब ये सेना राणा संग्राम सिंह के सेना के बारे में बाबर सुनता है, तो बाबर ने पहले राणा सांगा का नाम सुना ही नहीं था। बोले कौन है राणा सांगा, कौन है राणा संग्राम सिंह। जब बाबर को राणा संग्राम सिंह जी के बारे में बताया जाता है, उसके साथ ही बताते हैं कि साहब राणा संग्राम सिंह राणा सांगा एक ऐसा आदमी है जो आज तक एक भी युद्ध हारा ही नहीं है, एक भी वॉर ये नहीं हारा है। दूसरी बात, इसको देख के दुश्मन कांप जाते हैं, बिकॉज इस आदमी की एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पांव टेढ़ा है इस आदमी का, इस आदमी को घोड़े पे बांधना पड़ता है। पर ये इतने बड़े वॉरियर हैं कि कभी भी अपनी सेना के पीछे से उसको लीड नहीं करते हैं, सेना के आगे चल के इस हालत में भी लीड करते हैं, और एक बार में दुश्मन के 2 चिथड़े उड़ा देते हैं, मतलब 2 फाड़ कर देंगे दुश्मन के। इस तरह के वॉरियर हैं। दूसरी बात, ये राजपूत हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहां के वॉरियर्स मरने से नहीं डरते हैं। आपने इब्राहिम लोदी की सेना को लड़े देखा, इनके इब्राहिम लोदी की सेना तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। इब्राहिम लोदी की सेना के लोग भाग गए थे, कई लोगों ने बाबर को ज्वाइन कर लिया। बोले ये राजस्थान है, राजस्थान में लोग झुकेंगे नहीं, सर कटा लेंगे, पर झुकना यहां पर मंजूर नहीं होता, पागरी लाज राखनी है। आज भी हमारे राजस्थान में कहा जाता है सब पागरी लाज राखनी है। अब जब ये बात बाबर को पता लगी, तो बाबर को समझ में आ गया कि अब मेरा जो वॉर है वो एक ऐसे आदमी से होने वाला है जिससे जीतना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा है कि खानवा का वॉर मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वॉर था। जिस तरीके से राजस्थान के लोग लड़े हैं, वैसा वॉर मैंने अपने जीवन में कहीं देखा नहीं था। अब सीधी बात है, बाबर को समझ में आ गया कि साहब राणा सांगा से इस तरीके से तो जीत में नहीं सकता जैसे मैंने इसके साथ जीता है। मेरे पास भले गन पाउडर है, मेरे पास तोपें हैं, पर तोपों का किया क्या जाए, क्योंकि ये लोग मरने से नहीं डरते हैं। अब साहब जो मरने से ही नहीं डर रहा है, उसका आप क्या ही बिगाड़ लोगे, उसका क्या बिगाड़ सकते हो। अब बाबर के जो आसपास के लोग हैं जो बाबर के साथ आए थे, उन्होंने जब सुना राजस्थान के बारे में, उन्होंने जब सुना राजपुतानास के बारे में, उन्होंने जब सुना राणा प्रताप के राणा सांगा के बारे में, तो यहां पर बाबर के जो सैनिक है वो घबरा गए। बोले हम ये वॉर नहीं लड़ सकते, बिकॉज इनके साथ वॉर लड़ना है तो मरने जैसा है साहब, इनको तो मरने से डर ही नहीं लग रहा है, हमको तो हमारी जान प्यारी, हम कैसे मर जाए। अब बाबर ने यहां पर बोला कि नहीं साहब ये अपने को करना पड़ेगा। अब क्या होता है, यहां पर बाबर अपने रिलीजन को लेकर आया। इस युद्ध से पहले बाबर सब चीज करता था, वो शराब पीता था, गांजा लेता था। इस युद्ध के पहले ही बाबर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब आज से मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, आज से मैं कोई भी व्यसन नहीं करूंगा, मैं किसी भी तरीके का, ध्यान से बात सुनिएगा, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो लड़ाई है ये लड़ाई इस्लाम की है, ये लड़ाई इस्लाम की। बाबर ने इस वॉर को धर्म की लड़ाई बना दिया। ठीक है, बिकॉज करना पड़ा। अरे साथियों का हौसला कैसे बढ़ाया जाए, इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए इस वॉर के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। गाजी कौन होते हैं, गाजी आर दी फाइटर्स हु फॉट फॉर द इस्लाम, ये चीज बाबर ने करी। अब वॉर होता है खानवा के अंदर। दिन अगर बात की जाए, डेट्स याद रखना चाहो तो रख लो, 16 मार्च 1527 के दिन बाबर का वॉर होगा राणा सांगा के साथ। और बाबर के साथ इस दिन उसका बेटा भी है, दैट इज हुमायूं। हुमायूं का नाम बताया ना, हुमायूं भी बाबर का बेटा इसके साथ था। इधर राणा सांगा है, राणा सांगा के साथ मालदेव राठौर, द ग्रेट ग्रेट वॉर वॉरियर मेदिन राय जी यहां पर है, और हसन खां मेवाती भी यहां पर है। बिकॉज ये वॉर धर्म का था ही नहीं, ये वॉर अपनी जमीन का था। अब इस वॉर में पहली बार राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान के वॉरियर्स ने तोपे देखी। बोले तोपे आ उगल रही, समझ में नहीं आया क्या किया जाए, क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज लड़ाई लड़ रहे हैं, सब मरने के लिए तैयार है, पर तोपे जो हैं वो तोपे आग उगल रही। अब क्या किया जाए, आप बिलीव नहीं करोगे, अपने सर तोपों के अंदर डाल दिए गए। उन तोपों का मुंह बंद करने के लिए अपने सर को तोप के अंदर डाल दिया गया कि इस तोप का मुंह बंद किया जा सके। ये उस वॉर के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान में हमारे यहां पानी भले ही कम हो, पर हमारे यहां खून की कमी नहीं है। यह चीज राजस्थान ने देखी है। तोपों के
मुंह के अंदर अपना सर डाल दिया गया था ताकि इन तोपों के द्वारा अपने देश को बचाया जा सके। दैट इज द वॉर। इस वॉर में हालांकि अगर कहा जाए यहां पर हार होती है राणा संग्राम सिंह जी की, पर इस वॉर के बाद बाबर को समझ में आ गया कि किसी भी कीमत में राजस्थान पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राजस्थान पे कब्जा किया ही नहीं जा सकता, जो आगे कभी हुआ भी नहीं। आप नहीं लड़ सकते साहब, जिनको मरने का डर नहीं उनसे आप क्या लड़ लोगे? मरने का डर नहीं ना, तो आप क्या मतलब क्या ही डर जाओगे? जीवन में सबसे बड़ा डर क्या? मरने का, कि साहब मैं मर जाऊंगा, मरने का डर ही नहीं है। बोले ठीक है मार दो। देयर वाज अ टाइम जब राजस्थान में हमारे यहाँ चीज होती थी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप पे लोग धिक्कार देते थे कि साहब तो 18 साल से ज्यादा जी लिया। वॉर के टाइम की बात कर रहा हूं, बिकॉज राजस्थान में आपको बुजुर्ग मिलते ही नहीं थे। वॉर में सबने अपनी जान गंवा दी। ये चीज थी राजस्थान के अंदर। इस वॉर के बाद सीधी बात है, बाबर ने याद रखिएगा, इस वॉर के बाद बाबर गाजी का टाइटल लेगा। क्यों लिया समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया व्हाई बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी? इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द बाबर दैट ही शुड टेक द टाइटल। नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज यहां चीजें बहुत अलग है, बहुत चीजें अलग स्टेक के ऊपर लगी हुई थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो याद रखिएगा ना, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो बाबर ने खानवा का वॉर जीत लिया, बट बाबर राजस्थान नहीं जीत पाया। राजस्थान को जीतना नामुमकिन है, बिकॉज उसको पता है कि जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इन वॉर्स के अंदर बाबर जिस तरह की नीति का उपयोग कर रहा है, जो वॉरफेयर की टेक्निक का यूज किया जा रहा है, उसे तुलगमा नीति कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बाबर ने इन वॉर्स में तुलगमा नीति का उपयोग किया। तुलगमा नीति क्या होता है? देखो तुलगमा नीति के अंदर आप अपनी फौज को एक प्रॉपर फॉर्मेशन के अंदर रखते हैं। कैसे फॉर्मेशन? ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं, मैं बता दूं फॉर्मेशन क्या होता है। आगे तोपों को रखा जाता है और पीछे भी तोपों को रखा जाएगा। आगे पीछे तोपी होती, बीच में सेना आपकी होती है। इसका फायदा क्या है साहब? जब ये तोपों के गोले खाली हो जाते हैं, पीछे वाली तोपों को आगे बुला लिया जाता है। और इस तरीके से बाबर ने कई सारे वॉर्स यहां पर जीते। बाबर की खासियत थी, बाबर की तारीफ में करूंगा इस चीज के लिए, बाबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। बिल्कुल इसकी तारीफ करना पड़ेगी बाबर की, बिकॉज लगातार एक के बाद एक 4 वॉर बाबर ने जीते। और बाबर की खासियत थी, बाबर जंग लड़ने से पहले उस जंग जहां लड़ी जा रही है उस एरिया का मुआयना करता था, कि जंग में जहां लड़ रहा हूं उसका मुआयना करके वो दिमाग में एक रफ नक्शा बनाता था कि अच्छा यहां मेरे को ये करना है, यहां मेरे को ये करना है, यहां मेरे को ये करना है, यहां मेरे को ये करना है। बाबर वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के अंदर काफी आगे था, ये चीज यहां पर थी, तो बाबर की खासियत थी। अब इसके बाद बाबर की लड़ाई होगी किसके साथ? आप सब जानते हैं, यहां पर एक वॉरियर थे जो कि मालवा के एरिया के एमपी के वॉरियर हैं। इनका नाम था मेदिन राय, जो राणा सांगा के साथ उस वॉर के अंदर थे। नाम था मेदिन राय जी। और इस बैटल को कहा जाएगा बैटल ऑफ चंदेरी। 1 साल बाद बाबर ये बैटल लड़ेगा। देखो 26 में पहली बैटल लड़ रहा है बाबर, 27 में दूसरी लड़ रहा है, 28 में तीसरी लड़ेगा। कब लड़ रहा है? 28 में तीसरी लड़ने वाला है सामने। 28 में तीसरी बैटल लड़ रहा है बाबर। 20 जनवरी 1528 के अंदर बाबर तीसरी बैटल यहां पर लड़ता है। बेटा डाउट अभी नहीं देख पाऊंगा, सॉरी, पहले पढ़ाऊंगा मैं, डाउट बाद में देखूंगा। क्लियरली मैं बता दूं, मेरा तरीका है नहीं कि मैं लेक्चर के बीच में डाउट देखूं, ये करूं। डाउट नहीं, पहले पढ़ाई कर लो, फिर डाउट आए तो बता देना, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट आ जाएगा, है ना। ये चीज याद रखो, डाउट्स के चक्कर में तुम लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। जो ज्यादा डाउट रहता है ना जिसके दिमाग में, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये याद रखिएगा। और जो सीधे स्ट्रेट रहना है तो वो चीज ज्यादा बेटर रहती। तो डोंट ये चीजें मत करो, मजा नहीं आता है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है। डाउट मेरे को लगेगा तो मैं देख लूंगा, और मेरे को पता डाउट क्या होगा ये भी मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि वो डाउट आपका रिलेटेबल नहीं है, मैं जानता हूं इस चीज के बारे में। तो पहले पढ़ लो बेटा, ये जरूरी है, एग्जाम में ये चीजें आएगी, डाउट में बाद में देखूंगा, है ना। तो ये चीजें मत किया करो, मजा नहीं आता बच्चा। चलो अब मालवा के कौन है साहब? यहाँ पे मेदिन राय जी। मेदिन राय जी राणा संग्राम सिंह जी के साथ भी थे उस वॉर के अंदर। अब बाबर को पता है कि यार मेदिन राय जी ही इज सच ए ग्रेट वॉरियर, बिकॉज इनके पराक्रम को वो ऑलरेडी बाबर वहां पे देख चुका था। अब बाबर को पता है कि यार इनको हराना जरूरी है, इनको नहीं हराया तो ये मेरे पे अटैक करेंगे। और अभी मेरी स्थिति भारत के अंदर इतनी मजबूत नहीं है, ज्यादा मजबूत मेरी स्थिति अभी है नहीं। तो 20 जनवरी 1528 को याद रखिएगा एक बैटल होगी जिसे बैटल ऑफ चंदेरी कहा जाएगा। नोट करना बेटा, बैटल ऑफ चंदेरी होगी बाबर और मेदिन राय के बीच, और 20 जनवरी 1528 के दिन ये बैटल होती है। अब बाबर लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 3 वॉर जीत चुका। सोचिए 3 वॉर्स बाबर ने जीत लिए। कहां पर जीत लिए? देखो ये मालवा वाला एरिया भी जीत लिया, लगभग मान के चलिए बाबर दिल्ली जीत चुका है, इधर यहां पर बाबर ने जीत लिया। बाबर के लिए एक एरिया बचा है जीतना, जो बाबर के लिए बड़ा खतरा है, वो है बंगाल का एरिया। बंगाल का एरिया क्यों? बंगाल का एरिया बेटा इसलिए बिकॉज इब्राहिम लोदी का एक भाई है, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा। इब्राहिम लोदी का एक भाई है, क्या नाम है उसका? इब्राहिम लोदी का भाई का नाम है महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई, चचेरा भाई।
अब महमूद लोदी जो है ये हेल्प मांगने के लिए जाता है बंगाल के सुल्तान के पास। बंगाल के सुल्तान कौन है? बंगाल के सुल्तान का नाम है नुसरत शाह। हेल्प मांगने जाएगा नुसरत शाह से। नुसरत शाह को बोलेगा ये महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई है, चचेरा भाई है, कि देखो बाबर आ गया, बाबर जीत चुका है, बिहार वाला एरिया बाबर के पास आने वाला है, बाबर यूपी जीत चुका है, बाबर के पास दिल्ली आ चुका है, बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया, अब बाबर अगला नंबर तुम्हारा है, बंगाल जीतेगा बाबर। तो बाबर हम पे हमला करे इससे पहले हमको बाबर पे हमला करना पड़ेगा। और इस तरीके से यहां पर महमूद लोदी ने इस नुसरत शाह को अपने साथ मिलवा लिया, बोले अपन मिलके बाबर के ऊपर हमला करते हैं। अब बाबर की आखिरी बैटल है बेटा, पर बाबर का पराक्रम आप देखिएगा, मानना पड़ेगा कि बाबर इस चौथी बैटल के अंदर भी बड़ी मुश्किल से, पर इस चौथी बैटल को भी बाबर जीत जाता। डेट याद रखना 6 मई 1529 को यह बैटल हो रही है और इस बैटल को भी बाबर जीत जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बाबर इस बैटल को भी जीत जाता है। आई बात समझ में? इसे बैटल ऑफ घाघरा के नाम से जाना जाएगा, गग्गर भी बोलते हैं, एक नदी है बिहार के अंदर, वहां पर यह बैटल होती है। बैटल इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बट याद रखना इससे पहले एक बैटल हुई थी, उस बैटल के अंदर हरा दिया था नुसरत शाह ने बाबर को। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कोई बैटल नहीं थी, इसके पहले एक बैटल हुई थी जिसमें नुसरत शाह बाबर को हरा चुका था, तो बाबर एक बैटल हारा है भारत के अंदर। बट इस बैटल के अंदर क्या है साहब, इस बैटल के अंदर बाबर जीत जाता है। और बाबर जब वापस आ रहा था, कहां पर आ रहा है? आगरा से लाहौर जा रहा था बाबर। इस बैटल के बाद बाबर आगरा जाता है। आगरा से बाबर जब लाहौर जा रहा था, बाबर चाहता था कि मैं एक बार अपने देश चले जाऊं, तभी बाबर की रास्ते में मृत्यु हो जाएगी 1530 में। याद रखना, बाबर की मृत्यु 1530 के अंदर हो जाएगी। और इसके बाद बाबर का जो मकबरा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बाबर के मकबरे के बारे में कहानियां कई बार आती है कि बाबर का मकबरा काबुल के अंदर है। अब मेरा सवाल है कि बाबर मरा कैसे? बाबर मर कैसे गया? बाबर की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, स्टिल बाबर थक गया। जब आप एक वॉर लड़ रहे हैं, वो लगातार 4 वॉर लड़ रहा है, वो लगातार 4 वॉर लड़ रहा है, 4 बार लड़ाइयां लड़ी आपने, 4 वॉर आप लगातार लड़ रहे हैं। जब आप 4 वॉर लड़ते हैं ना, तो देखो आपके शरीर पे घाव लगते हैं, कभी यहां घाव लग गया, कभी यहां घाव लग गया, कभी तीर यहां लग गया, कभी तलवार यहां घुस गई। इतने घाव लग जाते हैं आपके शरीर के ऊपर कि आपके लिए फिर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द रीजन कि बाबर की मृत्यु किसी वॉर के अंदर नहीं हुई, बाबर की मृत्यु इन लड़ाइयों को लड़ने के कारण जो थकान होती उससे हो जाती, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ जी, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें होती है यार। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ बाबर, और इस तरीके से बाबर भारत के अंदर आता है। समझ में आ गया कैसे आया बाबर भारत में? क्लियर है? समझ में आ गया? मकबरा काबुल के अंदर, बाबर वहीं पर रहा था लंबे टाइम तक, तो काबुल के अंदर, समरकंद में तो बना नहीं सकते थे, है ना? याद रखिएगा। अब बाबर के बारे में 2 से 3 चीजें याद रखना बेटा। गन पाउडर एम्पायर इसे कहा जाएगा, पहली बार गन पाउडर का यूज किया गया, घोड़ों को एज अ एसेट का यूज किया गया इस वॉर के अंदर, और यहां पर जिस वॉरफेयर तकनीक का यूज किया गया दैट इज तुलगमा नीति, याद रखिएगा। अब देखो बाबर के बारे में 2-3 चीजें और याद रखिएगा। बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर ने जब भारत के अंदर बाबर आता है ना, तो बाबर ने भारत के अंदर जो है बोला कि यार यहाँ पे गार्डन अच्छे नहीं। बाबर कुछ टाइम तक जब भारत के अंदर रहा, तो बाबर ने आके गार्डन्स की तारीफ नहीं करी, बाबर ने आके गार्डन्स की काफी कहते हैं कि गार्डन्स के यहाँ पर बाबर ने काफी तारीफ तो नहीं करी, पर ये कह सकते हैं कि गार्डन्स की बाबर ने थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करी। बोले यार भारत में गार्डन्स अच्छे नहीं है। अच्छा स्पैमर आ गया, आने दो स्पैमर, आजा बेटा स्पैमर, काम ही है बेटा आपके घर का, राशन पानी इससे चलता है ना, चला लो चला लो। हाँ, तो बाबर ने क्या करा साहब, बाबर ने यहाँ पर जो है, याद रखिएगा, बाबर जब यहाँ पर आया, अब करो ना, अब बेटा अब लिखो अपना नाम, अब थोड़ी ना इतने डरपोक होते हैं स्पैमर्स, सच में इतने डरपोक होते हैं, मतलब अपना नाम बताने से भी डरते हैं। हिम्मत है तो बताओ ना नाम यार, क्या डरना उसमें, इतना क्या डरना? डरना नहीं यार, जीवन कब तक डरते डरते निकालोगे? करना भी है, डर भी लग रहा है सर, क्या करें, है ना? इतना नहीं डरना बेटा, है ना? जीवन में जो करो खुल के करना चाहिए, छुप के थोड़ी करते, कायर थोड़ी हो तुम, जो करना खुल के करो, ठीक है? ये कायरों की तरह काम करना, ये हमारा इतिहास नहीं है, कभी सीखा ही नहीं है, तो है ना? चलो आगे बात करते हैं। हाँ, बाबर ने भारत के अंदर 4 बाग, ये पर्शियन स्टाइल के गार्डन है, ये स्टार्ट करवाया था। याद रखना, बाबर का भारत में 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। क्या? पर्शियन स्टाइल का।
पर्शियन स्टाइल क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पर्शियन का मतलब क्या होता है, पर्शिया के अंदर जो बाबर रहा था वहां पर इसने से गार्डन देखे, गार्डन कैसे, देखो कितना बढ़िया गार्डन है, बीच में झरने बना दिए, फिर छोटे छोटे गार्डन बना दिए। तो बाबर ने भारत के अंदर पर्शियन स्टाइल गार्डन स्टार्ट करवाया, याद रखिएगा। क्लियर समझ में आ गया है ना? तो ये चीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सही बात है, सही बात। नहीं डरना वरना नहीं, सी लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो तो फिर खुल के करो। ये डरना, पीछे छुपना, ये नहीं करना, ये नहीं होता, ये नहीं होता भाई। फौज में भी ये सब चीजें नहीं चलती। करना है तो खुल के करेंगे, जो है। जस्ट बी हु यू रियली आर, जो हो तुम हो, दिखाओ उसको। पीछे छुप के करना, ये पीछे छुप के वार करना, डरना किसी चीज से, किसी कदम को लेने से पहले 4 बार सोचना, ये माइंडसेट तुम्हारा जीवन में मत रखना। आधे लोग इसी में परेशान है। कुछ कदम उठाया तो उठा लो, फिर उसके फिर सोचो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, महादेव पे भरोसा रखो, हर हर महादेव बोल के घुस जाओ। ये चीज हमेशा याद रखना जीवन के अंदर। डरना छोड़ दो, कब तक जीवन के अंदर डरते रहोगे? ऑलवेज लोग डरते हैं, हमेशा हमेशा डरते हैं। अरे ये नहीं करना, इससे डर लग रहा है, उससे डर लग रहा है। नेवर डू दैट थिंग। किस चीज का डर है तुमको? अरे जीवन में क्या होगा, मरी तो जाएंगे ना, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? उससे बड़ा कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो होगा वो हो जाएगा। तो इतना लोड नहीं लेना कभी जीवन के अंदर, है ना? मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि नेवर फियर, जस्ट बी अ मॉन्स्टर, बी ए मॉन्स्टर, ऑलवेज बी ए मॉन्स्टर। फाइट फॉर वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट लड़ो उस चीज के लिए। तुम छोड़ दोगे तो कोई और हासिल कर लेगा, तुम हेजिटेट होगे तो कोई और आ जाएगा। नेवर डू दैट थिंग। हेजिटेशन, ये चीजें ये तुम्हारे लिए नहीं बनी बेटा, डोंट डू दैट थिंग। फोर्सेस में इसका काम नहीं है। डरना वरना छोड़ो, छोड़ो, जो चीजें हैं उसके लिए खुल के बोलना सीखो, ये जरूरी है। हाँ, अब बाबर की जो किताब है, देखो बाबर ने अपनी किताब लिखी, अपने खुद के हाथ से बाबर ने किताब लिखी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बाबर ने अपनी खुद की किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है बच्चा, जब राजा, सुल्तान, बादशाह अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, खुद कह सकते हैं कि साहब खुद के जो जीवन के बारे में बाबर खुद लिख रहा है, किसी और ने नहीं लिखी। कोई और जब लिखता है उससे बायोग्राफी कहा जाएगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप खुद लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी उसे कहा जाएगा तुजुक बाबरी। इसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? इसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और ये चगताई तुर्किश भाषा में लिखी, इसकी मदर लैंग्वेज है बेटा, उस भाषा में बाबर लिखी है। और बाबर इसमें कई सारी चीजें बोलता है। जैसे बाबर ने बोला कि साहब मेरे साथ जब ये हुआ, तो जब मेरे साथ ये चीजें हुई, जब मैं आगे आया तो मैंने फिर ये चीजें देखी। बाबर ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली। बोले जब मैं आगे आया तो मैंने भारत के अंदर अच्छे गार्डन्स मेरे को नहीं मिले, भारत के अंदर मैं आया तो मेरे को ये चीजें नहीं मिली। बाबर ने बोला कि इसी के अंदर के देखो, जब मैं लड़ा राजस्थान के वॉरियर से, तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर मेरे लिए सिद्ध हो गया। बाबर, कई सारे राजा, बाबर की ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि बाबर ने बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोला। कई सारे राजा क्या है, जब अपने बारे में लिखते तो अच्छा अच्छा लिखते हैं, केवल अच्छा लिखेंगे। पर बाबर जो था उसने फेयरली लिखा कि देखो मेरे को ये फील हुआ, मैंने इस वॉर के अंदर मेरे को ये फील हुआ, मेरे जीवन का ये वॉर सबसे खतरनाक था। बाबर क्लियरली इस बारे में बात करता है। बाबर इसमें घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। और बाबर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है, मैं भारत आया, भारत आके मैंने एक लड़के को देखा, लड़के को देख के मेरे को लड़के से प्यार हो गया। मतलब ये जो लोग थे, अगर मैं क्लियरली बात करूं, पर्शिया के बारे में बात करूं, इन एक्टिविटीज को कहा जाता है कैटेमेटिक एक्टिविटीज। कैटेमेटिक का मतलब क्या है कि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है या उनके साथ रिलेशन में है। जैसे आज एलजीबीटीक्यू नहीं होता कि साहब लेस्बियन बोल दिया जाता है, कभी गे बोल दिया जाता है। तो इस टाइम पर ये चीजें ऑलरेडी थी, कैटेमेटिक एक्टिविटीज इस टाइम पर भी होती थी। तो याद रखिएगा बाबर इन्वॉल्व था। ये खुद इसने बोला है कि भैया भारत में आया, एक लड़का पसंद आ गया, मेरे को प्रेम हो गया उस, इस तरह की बातें बाबर करता है। तो ये चीजें हैं, इस किताब के अंदर चीजें लिखी हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको कह रहा हूं। तो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर ये सारे लोग, जैसे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी भी इन्वॉल्व था, बताया था ना मैं, खिलजीज भी थे, खिलजी था, खिलजी का बेटा भी था, बाबर भी यहां पर इन्वॉल्व था इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर। तो याद रखिएगा, ये छोटी सी बात थी, मेरे को लगा बताना चाहिए आपको, तो मैंने यहां पर बता दी। अब रिलीजियस व्यू के बारे में बात करें तो देखो बाबर जो है, बाबर ने भारत के अंदर आने के बाद बाबर बहुत कठोर नहीं है। कठोर का मतलब क्या होता है, बाबर बहुत रिजिड नहीं अपने रिलीजन को लेकर के, नहीं ये है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, या मैं ये करूंगा वो करूंगा। हर राजा कुछ ना कुछ अत्याचार करता है। अगर बाबर जो है, बाबर ने भारत के अंदर आने के बाद अत्याचार किया, थोड़े बहुत किए, ज्यादा नहीं किए, पर बाबर ने भी अत्याचार किए। हाँ, सब अत्याचार किए, थोड़े बहुत अत्याचार हर राजा करता है, ये चीज यहां पर है। पर बाबर के बारे में ये चीज कही जाती है कि बहुत ज्यादा अत्याचार बाबर ने नहीं करी। याद रखिएगा, बाबर ने बहुत ज्यादा अत्याचार भारत के अंदर नहीं करे। आई बात समझ में? इसके साथ बाबर ने एक सूफी संत को ये बड़ा पसंद करता था बाबर, जिनका नाम था, नक्शबंदी संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। नाम याद रखिएगा, बाबर के गुरु कह सकते हैं आप इनको। बाबर इनके लिए बड़ा समर्पित था। तो ये बाबर के बारे में कुछ चीजें हैं, ये चीजें याद रखिएगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? बाबर के बारे में यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब बाबर के बेटों के बारे में बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
अब देखिए, बाबर के 4 बच्चे। बाबर का साम्राज्य काफी बड़ा है। बाबर के पास काबुल भी है, कांधार भी बाबर के पास है, भारत के अंदर भी बहुत बड़ा इलाका बाबर के पास आ चुका है। अब बाबर के 4 बेटे, 4 बेटे कौन है, नाम याद रखिएगा। एक तो आप जानते हैं, एक है हुमायूं। बाबर ने बोला, हुमायूं को बोला, देखो हुमायूं जो है बाबर के साथ हर वॉर में है। आप देखेंगे हर वॉर में बाबर के साथ हुमायूं है, हर वॉर के अंदर बाबर के साथ हुमायूं आता है। तो बाबर हुमायूं से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है, और हुमायूं जो है वो उस लायक है भी, बिकॉज बहुत सारे वॉर्स के अंदर हुमायूं गया है बाबर के साथ। तो बाबर ने क्या बोला कि देख, दिल्ली और आगरा तेरा, बिकॉज तू भारत के अंदर वॉर लड़ने में तूने मेरा सहयोग किया। चाहे खानवा की बैटल के बारे में बात करें, चाहे हम बात कर रहे हैं चंदेरी की बैटल के बारे, माफ कीजिएगा, चाहे हम खानवा के बैटल के बारे में बात करें, चाहे हम बैटल ऑफ घाघरा के बारे में बात करें, यहां पर याद रखना कि बाबर के साथ हुमायूं हमेशा था। इसलिए बाबर हुमायूं को क्या बोल रहा है कि साहब दिल्ली और आगरा तेरा, बोले दिल्ली और आगरा तू रख रहे हैं। एक बेटा इनका कामरान, कामरान को बोला काबुल और कांधार तू रख, और इंदल को बोला कि अलवर वाला एरिया तू रख ले। अब अपने को सब सारे भाइयों के बारे में नहीं पढ़ना है, बट याद रखना बाबर के पास बाबर को जितनी प्रॉब्लम्स गैरों ने नहीं दी, उतनी प्रॉब्लम्स बाबर को अपनों ने दी है। जैसे एक कहानी है, एक शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बाबर के साथ ही चीज होगी, बाबर को उसके भाइयों ने परेशान किया। बाबर ऐसे मस्त आदमी, पर माफ कीजिएगा, हुमायूं को उसके भाइयों ने परेशान किया। सेम चीज हुमायूं पे लागू होती है। अब हुमायूं का मतलब क्या होता है, हुमायूं का मतलब होता है फॉर्च्यून, भाग्य, सौभाग्य। दिस बहुत सौभाग्यशाली आदमी को हुमायूं कहा जाता है। बोले हुमायूं मतलब फॉर्चून साहब, बहुत सौभाग्य इस आदमी का, ये प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा। पर दुनिया के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली राजा है हुमायूं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इसका रहा, बड़ा ट्रेजेडी वाला किंग रहा, बड़ा ट्रेजेडी रही है इसके साथ। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। अब साहब हुमायूं जो है, हुमायूं को बनाया जाता है कि चलो हुमायूं जो है भाई साहब ये बन गया है भारत का बादशाह। इसका नाम है, पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसे हम आज हुमायूं के नाम से जानते हैं। और रियल में हुमायूं का मतलब है फॉर्चून, फॉर्चून ही कहा जाएगा, भाग्य वाला आदमी साहब, इसे भाग्य कहा जाता है। अब जब हुमायूं भारत का बादशाह बना, जब दिल्ली वाला एरिया हुमायूं के पास आ गया, आगरा वाला एरिया हुमायूं के पास आ गया, तब हुमायूं के पास पैसा वैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, देखो सीधी बात है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखनी पड़ रही है। क्यों भैया पैसा वैसा नहीं, ऐसा क्यों भैया? देखो पैसा सीधी बात इसलिए नहीं, बिकॉज इसके पिताजी 4 वॉर लड़के हैं। अब 4 वॉर जब आप लड़ते हो, एक वॉर में हालत खराब हो जाती, 4 वॉर लड़ने के बाद क्या पैसा वैसा बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा। सीधी बात है, बच सकता है कि नहीं बच सकता? बचेगा, नहीं बच सकता। पैसा बचेगा, 4 वॉर लड़ने के बाद पैसा बचेगा, नहीं बचेगा। सीधी बात है, नहीं बचेगा। दैट इज द रीजन कि जब हुमायूं भारत का बादशाह बनता है, उसके पास पैसा वैसा नहीं है, ही डजंट हैव दैट मच मनी। बोले बहुत पैसा नहीं, ऐसा कोई पैसा वैसा हमारे पास नहीं है। और इस टाइम पर उसका राज्य स्टेबल भी नहीं, बिकॉज देखो अभी अभी बादशाह बना है, वो कोई भी उसको हटा सकता है। क्यों? बिकॉज अफगान सभी देश से गए नहीं है। अफगान का जो राजा है वही बंगाल वाला, वो अभी भी पावरफुल है। और कई सारे अफगान सुल्तान, कई सारे अफगान सरदार बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर रहते हैं, जिसमें एक है शेर शाह सूरी, जिसको आप शेर खान के नाम से जानते हैं। तो हुमायूं के टाइम पर उसकी कंडीशन थोड़ी खराब है यहां पर, फिर भी हुमायूं ने बोला चलो भैया बादशाह तो बन जाते हैं। अब क्या होता है साहब, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब हुमायूं जैसे ही बादशाह बनता है, हुमायूं का खुद का भाई, क्या नाम है, कामरान। कामरान याद है ना, कामरान को क्या दिया था? कामरान को अपन ने काबुल और कांधार दिया था। कामरान को जलन हो गई हुमायूं से। जैसे ही हुमायूं बादशाह बना, कामरान को जलन हुई, बोले यार हुमायूं को क्यों मिलेगा भारत, एक काम करता हूं, हुमायूं से तो मैं जीत लेना, हुमायूं को मैं मारूंगा। हुमायूं का खुद का भाई जो है कामरान, उसका भाई है सगा, काबुल और कांधार उसके पास है, थोड़ा सा पंजाब वाला एरिया भी उसके पास है, पर इसने सबसे पहले हुमायूं पे बादशाह बंदी अटैक कर दिया। बोले मैं जीतूंगा, दिल्ली मेरा होना चाहिए। अब भाई साहब ये अटैक करता है कामरान, कामरान अटैक करेगा और लाहौर का जो इलाका, याद रखना लाहौर मुल्तान, इस इलाके को कामरान कैप्चर कर लेगा। अब साहब जैसे ही हुमायूं के बाद पता लगती है कि मेरे खुद के भाई ने मेरे पे अटैक कर दिया, पहला अटैक कोई और नहीं कर रहा है, मेरा खुद का भाई कर रहा है, हुमायूं बड़ा निराश हो जाएगा। फिर भी क्या, निराश होने से क्या होता है, हुमायूं अपनी सेना लेके जाएगा और अपने भाई से वॉर लड़ेगा, और इस वॉर में अपने भाई को हरा देगा। हरा दिया इसने अपने वॉर में, इस वॉर में बड़ी आसानी से अपने भाई को हरा दिया, बिकॉज इसका भाई थोड़ा अनाड़ी टाइप का है, बहुत बड़ी आर्मी इसके भाई के पास ही नहीं, हुमायूं के पास काफी बड़ी आर्मी थी। और हुमायूं का वॉर का एक्सपीरियंस हुमायूं को बहुत ज्यादा है, वो अपने पिता के साथ कई सारे वॉर्स के अंदर लड़ा है। अब इस वॉर के अंदर हुमायूं बड़ी आसानी से अपने भाई को हरा देगा, हरा दिया। अब भाई को मारा नहीं इसने, बोले यार तू भाई है मेरा कामरान, कैसी हरकत करता है यार, ये क्यों कर रहा है? कामरान बोलता भैया अब हम नहीं करेंगे, आप बताओ क्या करना है। तो कामरान से एक वादा लेता है हुमायूं। हुमायूं वादा क्या लेगा कामरान से, जब भी मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तब तू अपनी सेना लेके मेरे पास आ जाना, प्रॉमिस कर मेरे साथ। बोले प्रॉमिस करता हूं भैया, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी सेना लेके आपके पास आ जाऊंगा। हुमायूं इस बात को सुनता है और वापस हुमायूं लाहौर मुल्तान जीत लेगा हुमायूं, और कामरान अपने एरिया के अंदर चला जाएगा और हुमायूं वापस से अपने भारत के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही हुमायूं भारत के अंदर आता है, हुमायूं को एक बहुत बुरी लत लग जाएगी। लत कौन सी बेटा? अफीम की।
याद रखना हुमायूं अफीम बड़ा खाता था, नोट कर लीजिएगा। अफीम समझते हो ना, अफीम ये निकलती अफीम का पेड़ है। हुमायूं को अफीम की लत है, हुमायूं बहुत अफीम लेता है, बहुत ज्यादा अफीम खाता है हुमायूं। इसके कारण क्या होता है कि हुमायूं जो है उसका ध्यान अपने राज्य को ज्यादा चलाने में है नहीं। अब इस समय पर हुमायूं के लिए जो दो राज्य सबसे बड़ा खतरा है वो कौन है? एक है अफगान। अफगान किस साइड है? अफगान के बारे में अगर बात करूं तो एक आदमी है जिसका नाम है शेर शाह सूरी, ये बंगाल, ये बिहार वाले इलाके के अंदर है। बिहार सासाराम वाला जो इलाका है वहां पर एक अफगान सरदार है, बड़ा खतरनाक है, द ग्रेट वॉरियर, बड़ा ग्रेट वॉरियर है, 7 फुट हाइट है इसकी, इसका नाम है शेर शाह सूरी। और दूसरा कौन है? दूसरा गुजरात का शासक, गुजरात का सुल्तान, जिसका नाम है बहादुर शाह। नोट कीजिएगा, बहादुर शाह गुजरात के अंदर है, यह भी हुमायूं का दुश्मन है। और दूसरा कौन है? अफगान शासक शेर खान, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हुमायूं को सबसे ज्यादा खतरा इन दो लोगों से। अब हुमायूं को समझ में आ गया कि यार इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या पहले इसको करो, बट किसी ना किसी को मेरे को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अब इसी चक्कर में हुमायूं सबसे पहले हमला किस पे करेगा? सीधी बात है, हुमायूं के लिए जो सबसे खतरनाक है वो कौन है बेटा? वो है इनके लिए अफगान। अफगान बड़े खतरनाक है, हुमायूं जानता है। तो हुमायूं हमला करेगा शेर शाह सूरी पे। शेर शाह सूरी कौन है बेटा? ये एक अफगान सोल्जर है, सोल्जर क्या बोलूंगा, माफ कीजिएगा, ये अफगान सरदार है, ये अफगान लीडर है। जब इब्राहिम लोदी का शासन था उस टाइम पर इसको बिहार का पूरी जागीर दे दी गई थी, बिहार का गवर्नर इसको बना दिया गया था। अब हुमायूं क्या करेगा साहब? अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर हराने जाएगा किसको? शेर शाह सूरी को। अब शेर शाह सूरी अच्छा वॉरियर है साहब, छोटा मोटा वॉरियर नहीं, बहुत अच्छा वॉरियर है। अब शेर शाह सूरी का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसके पास कौन सा एरिया? कुछ एरिया बिहार का है इसके पास और कुछ एरिया जौनपुर वाला है, पूरा एरिया इसके पास है। और शेरशाह सूरी का जो फोर्ट है, उसका जो किला है वो कहां पर है? वो है चुनार के अंदर। चुनार फोर्ट यूपी का बहुत बड़ा फोर्ट है, इसके बारे में बताऊंगा। अब साहब सीधी बात है, शेरशाह सूरी रहता चुनार फोर्ट के अंदर। अब हुमायूं अपनी पूरी सेना लेकर जाता है और एक वॉर यहां पर होगा जिसे कहा जाएगा द बैटल ऑफ दोहरिया। 1532 के अंदर ये वॉर होगा और इस वॉर के अंदर हुमायूं की जीत हो जाएगी साहब, हुमायूं की जीत होगी। अब हुमायूं कहां पर आ गया? शेरशाह सूरी के किले के पास आ गया। शेरशाह सूरी का किला कहां पर है? मैंने बता दिया, इसका किला है चुनार फोर्ट के अंदर। चुनार फोर्ट देखो, दिस इज द चुनार फोर्ट, दिख रहा है, ये चुनार फोर्ट है। अब ये फोर्ट बड़ा खतरनाक है, क्यों? बिकॉज इस पर हमला करना, इसको जीतना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। पर हुमायूं 4 महीने तक इस फोर्ट के बाहर बैठा रहता है। 4 महीने लग गए इस फोर्ट को जीतने में। 4 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। कितना? देखो, 4 महीने हुमायूं जो है इस फोर्ट के बाहर खड़ा होता है और फाइनली 4 महीने के बाद हुमायूं शेरशाह सूरी को हरा देगा, सरेंडर कर देगा शेरशाह सूरी को। बिकॉज अंदर खाने पीने की चीजें खत्म होगी, बाहर जाना पड़ेगा। अब शेरशाह सूरी को मारा नहीं हुमायूं ने। हुमायूं को पता है कि साहब शेरशाह सूरी बड़ा पावरफुल आदमी, इसको मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बवाल हो जाएगा, मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। तो हुमायूं क्या बोलेगा शेरशाह सूरी से कि देखो अब तुम मेरे अंडर काम करो, तुम मेरे अंडर काम करो। तुम पहले इब्राहिम लोदी के अंडर काम कर रहे थे, मेरे अंडर काम करो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करो, तुम मेरे अंडर काम करो। अब शेरशाह सूरी बोलता ठीक है मैं आपके अंडर काम कर लूंगा और मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा। अब हुमायूं बोलता है कि तुम लॉयल रहोगे मेरे लिए, इसका सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे हुमायूं क्या करता है पता है? शेरशाह सूरी का एक बेटा था, इसका नाम याद रखना हो तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो, इसका नाम था कुतुब खां। शेरशाह सूरी के बेटे कुतुब खां को हुमायूं अपने साथ बंदी बना के ले जाता है, मतलब बंदी बना के ले जाता है कि चलो जब तक तुम मेरे लिए लॉयल हो तब तक तुम्हारा बेटा मेरे दरबार के अंदर रहेगा, मेरे साथ रहेगा। तो याद रखना ये चीज भी हुमायूं ने करी थी कि हुमायूं ने अपने आपको सिक्योर करने के लिए शेरशाह सूरी के बेटे को बंधक बना के अपने साथ ले गया था। अब हुमायूं का दूसरा टारगेट क्या है? बोले चलो इसको तो खत्म करते हैं। दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट है यहां पर वही बंगाल, गुजरात का सुल्तान, क्या नाम है इसका? बहादुर शाह, ये गुजरात का सुल्तान है। अब गुजरात जो है, ध्यान से मेरी बात देखिए, गुजरात के सुल्तान के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, गुजरात का सुल्तान दिल्ली जीतना चाहता है। गुजरात का सुल्तान जो बहादुर शाह है वो दिल्ली जीतना चाहता है, ही वांट टू विन द दिल्ली। अब दिल्ली जीतने से पहले रास्ते में क्या आ रहा है? रास्ते में आ रहा राजस्थान। ये देखो दिल्ली जीतना है सब, पर रास्ते में राजस्थान आ रहा है। मतलब पहले इसके लिए राजस्थान को जीतना जरूरी, जब तक राजस्थान नहीं जीता तब तक दिल्ली नहीं जीत सकता। इस बात को ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो क्या करेगा ये जो गुजरात का सुल्तान है बहादुर शाह, नाम याद रखिएगा, ये क्या करेगा? ये 1533 के अंदर अपनी सेना भेज देगा राजस्थान में। राजस्थान में कहां भेजेगा साहब? राजस्थान के अंदर भेजेगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ समझते हो ना, चित्तौड़ देखा होगा आपने, चित्तौड़ के अंदर अपनी सेना भेज देता है, याद रखिएगा। सर शेरशाह सूरी, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, ये 3 साथ कैसे आ गए? साथ कैसे आ गए भैया? कहां साथ आ गए? आकृति कहां साथ आ गए भैया? इब्राहिम लोदी थोड़ी साथ आ गया। इब्राहिम लोदी के टाइम पर नोबल था शेरशाह सूरी, याद रखिएगा, है ना? तो इब्राहिम लोदी के टाइम पर नोबल है वो। इब्राहिम लोदी ने उसको गवर्नर बना के रखा था उस टाइम का। अपने आप को कंफ्यूज मत करो बेटा, इतनी छोटी सी बात में कंफ्यूज हो रहे हो, कैसी गड़बड़ करोगे फिर तो। हाँ हाँ, साथ में थोड़ी ना आ गए। सुनो पहले क्या चीजें कही है मैंने, रिपीट करो, ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, तब समझ में आएगी चीजें।
और एग्जाम में कहानी नहीं आएगी, ये केवल समझाने के लिए आपको बताता हूं। अब ये जो गुजरात का सुल्तान है बहादुर शाह, ये क्या है साहब, ये अटैक करेगा चित्तौड़ पे। इसने चित्तौड़ पे अटैक कर दिया। अब चित्तौड़ पे इसने जैसे ही अटैक करा, उस टाइम पर चित्तौड़ में जिनका शासन है, उनका नाम आपने शायद सुना होगा, वो रानी कर्णावती। रानी कर्णावती कौन है? ये राणा सांगा की वाइफ है। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है बेटा इस टाइम तक। राणा संग्राम सिंह जी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और रानी कर्णावती जो है, रानी कर्णावती इस टाइम पर चित्तौड़ की कमान संभाल के बैठी हुई है। अब क्या होता है, जैसे ही हुमायूं को पता लगा कि यार राजस्थान पे अटैक कर दिया है बहादुर शाह ने, तो हुमायूं क्या करेगा, अपना जो ट्रुप है, अपनी सेना को चित्तौड़ की तरफ भेज देता है। क्यों भेजेगा सेना को अपनी चित्तौड़ की तरफ? सीधी बात है, उसको पता है कि साहब अगर चित्तौड़ जीत लिया तो अगला नंबर दिल्ली का है। अपने आप को बचाने के लिए हुमायूं क्या करेगा, अपनी सेना को चित्तौड़ की तरफ भेजना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, अपनी सेना को चित्तौड़ की तरफ भेजना शुरू कर देगा। शुरू करा भैया सेना को चित्तौड़ की तरफ भेजना। अब इसी बात से समझ में आ गया बहादुर शाह को कि यार देखो चित्तौड़ की तरफ सेना भेज दी हुमायूं ने, अब मेरे को चित्तौड़ से भागना पड़ेगा। तो याद रखना, हुमायूं के डर से बहादुर शाह चित्तौड़ से भाग जाता है। तो देखो बहादुर शाह का सपना चूर चूर हो गया और हुमायूं ने अपने आप को बचा लिया कुछ भी करके। अब इतने टाइम तक हुमायूं एंगेज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो साहब क्या होता है कि इतने समय पर यहां पर एक आदमी ने अपने आप को बड़ा मजबूत कर लिया। वो आदमी कौन है? वो आदमी है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से वादा लेकर आया था हुमायूं कि तू मेरे लिए काम करना। अब शेरशाह सूरी बिहार वाले एरिया के अंदर, अब शेरशाह सूरी धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर रहा है, बिकॉज हुमायूं बिजी है, बहादुर शाह को हराने में, इसको पकड़ने में बिजी है। अब बहादुर शाह दूसरी बार फिर अटैक करेगा। याद रखिएगा, बहादुर शाह ने दूसरी बार फिर अटैक करा चित्तौड़ पे। इस बार जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक करा, तो याद रखना 1535 में 2 साल बाद जब बहादुर शाह फिर अटैक करेगा चित्तौड़ पे, इस टाइम पर चित्तौड़ में दूसरा जोहर होता है। याद रखिएगा, चित्तौड़ में दूसरा जोहर हुआ है। रानी कर्णावती ने इस समय पर जोहर कर लिया था। याद रखिए, चित्तौड़ में 3 जोहर हुए। पहला कब हुआ था? याद है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर पहला जोहर हुआ था। ये चित्तौड़ में दूसरी बार जोहर होता है जब रानी कर्णावती जोहर करती हो। याद रखिएगा, इस बार भी हुमायूं अपनी आर्मी को लेकर आता है, और जब हुमायूं इस बार अपनी आर्मी को लेकर आता है तो वापस से बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़ के भाग जाता है। याद रखना, दूसरी बार बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़ के भागेगा, बाकी कहां जाएगा? मांडव जाएगा। मांडव मालवा के अंदर है, पर हुमायूं मांडव से भी बहादुर शाह को भगा देगा। उसके बाद बहादुर शाह वापस गुजरात जाता है, और गुजरात से भी बहादुर शाह को भगा दिया जाता है। याद रखना, गुजरात जहां पर बहादुर शाह का एरिया था, उस एरिया से भी बहादुर शाह को हुमायूं की सेना भगा देगी। अब भगाने के बाद क्या करता है हुमायूं? अपना एक भाई है, उसका भाई कौन है हुमायूं का? अस्करी। याद है, हुमायूं के 4 भाई, इसमें से एक भाई अस्करी। अस्करी को बोलता है भाई तू गुजरात की कमांड संभाल। अस्करी को यहां बिठा दिया, बोले तू गुजरात संभाल। और हुमायूं खुद मांडव में आराम करा। मांडव का है? मालवा के अंदर मांडव। बोले हुमायूं खुद मांडव के अंदर आराम करा। मांडव क्या बड़ी अच्छा जगह थी, घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह। तो हुमायूं खुद मांडव के अंदर आराम करेगा, और अपने भाई अस्करी को बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, तू जो है तू ये संभाल, गुजरात की कमांड संभाल। अब हुमायूं का ये भाई जो है, ये भी भाई साहब थोड़ा सा दिमाग वाला है। इसके मन में भी अपने भाई के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं है, ये भी अपने भाई को मारना चाहता है। तो इसका भाई पता है क्या करता है? अस्करी अपनी छोटी सी सेना लेके आगरा पे कब्जा करने के लिए निकल जाता है। अब हुमायूं को जैसे ही पता लगा, हुमायूं मांडव के अंदर था, बोले भैया हमारा भाई अस्करी अपनी सेना लेके हमारे एरिया को जितने निकल गया। हुमायूं जैसे तैसे यहां से भागता है, और अस्करी को एक छोटी सी बैटल के अंदर हुमायूं हराएगा, और बोलेगा भाई तूने क्या किया मेरे साथ, मैंने तुझे अपना माना था और तूने मेरे खिलाफ ही वॉर छेड़ दिया। ये चीजें यहां पर हुई है। याद रखिएगा, ये चीजें यहां पर होती है। आई बात समझ में? ये चीज यहां पर हो गई कि साहब ये चीज है कि ये चीज हुई है कि हुमायूं को सबसे ज्यादा वॉर अपने खुद के भाइयों से लड़ने पड़े। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दीजिए यहां तक क्लियर हो गया। जोहर बता दिया था मैंने। जोहर के अंदर क्या होता है आप सब जानते हैं। स्टिल जब महिलाएं अपने आप को आग में समर्पित कर देती हैं, अपने आप को आग में झोंक दिया, दुश्मन के हाथ में नहीं आएंगे, अपने आप को आग में झोंक दिया जाता है, इसे जोहर कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी, पॉइंट याद रखिएगा, इससे जोहर कहा जाता है। गॉट इट? इससे जोहर कहा जाएगा। साका जोहर अलग अलग चीज है। तो देखो दूसरी बार भी हुमायूं को किसने धोखा दिया भैया? उसके भाई ने धोखा दे दिया। चीज याद रखिएगा। अब इतने टाइम पर आप देखोगे, इतने टाइम पर जो है यहां पर शेर शाह सूरी ने अपने आप को मजबूत कर लिया। हुमायूं इधर लड़ रहा है, उधर लड़ रहा है, इस वॉर के अंदर है, उस वॉर के अंदर है। इतने में शेर शाह सूरी जो है उसने अपने आप को मजबूत कर लिया। मजबूत कैसे करा? शेर शाह सूरी ने क्या करा, अपने पास वाला एरिया, बंगाल वाला जो एरिया था, बंगाल के राजा को हराया। बंगाल में एक सुल्तान था, उसको हरा दिया, और उसका सोना वोना लूट के आ गया अपने पास। अब शेर शाह सूरी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा शेर शाह सूरी के पास आ गया, बहुत पैसा वैसा शेर शाह सूरी के पास आ गया। अब जब इतना पैसा शेर शाह सूरी के पास आ गया तो उसको लगा कि देखो अब मैं डायरेक्टली हुमायूं से लड़ सकता हूं, सीधी बात है। देखो किसी को भी लड़ने के लिए
क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी? पैसा। पैसा है तो साहब आप लड़ सकते हो, और ये बात शेरशाह सूरी को पता था। अब शेरशाह सूरी लड़ेगा हुमायूं से, याद रखिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, बिकॉज अभी अपने पास इतना समय है नहीं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो वॉर होंगे। पहला वॉर जो है, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, उसे कहा जाएगा द बैटल ऑफ चौसा। नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है? इसे बैटल ऑफ चौसा कहा जाएगा। इसे चौसा का युद्ध कहा जाता है, जो कि 26 जून 1539 को होता है हुमायूं और शेर खान के बीच। शेर शाह कौन है? शेर शाह सूरी को ही शेर खान कहा जाता है, रियल नाम शेर खान ही है। और इसी बैटल के बाद याद रखिएगा वो अपना नाम शेर शाह रख लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये लड़ा जाएगा। अब इस वॉर में शेर शाह सूरी की सेना बड़ी आसानी से हुमायूं की सेना को हरा देगी, मतलब बहुत बुरी तरीके से हराती, बहुत ही बुरी तरीके से हराएगी। और हुमायूं लगभग मतलब बच के निकला था इसमें, मरते मरते बचा था। वो तो नदी में कूद गया, गंगा नदी में, तब बच गया। हाँ बच गया तब। किसने बचाया पता? एक आदमी ने बचाया जिसका नाम था निजाम। निजाम द वाटर कैरियर। क्या होता था पहले के जमाने में, अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग होते थे जो जंग के मैदान में, जो लोग घायल हैं, जो मरने वाले, उनको पानी पिलाते थे, और पानी पिलाने के पैसे भी लेते थे। ये दिख रहा है। और जिसमें पानी पिलाते थे ना, इसे मशक कहा जाता। मशक कैसे बनता था? जानवर को मारा, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, भैंस को मारते थे, भैंस को मार दिया, भैंस की चमड़ी निकाली, इसकी चमड़ी को साफ करो और इसमें पानी भर लिया। अब इसमें पानी जब भर देते तो पानी ठंडा रहता था, पानी इसमें ठंडा रहता था। अब ठंडा जब पानी रहता था तो क्या करते थे, इस पानी को बेचा जाता था, 1 आना 2 आना इसमें पानी को बेचते थे। अब यहां पर जो है, इस बैटल के टाइम पर भी ऐसा एक आदमी था जिसका नाम था, जान सकते हैं, ये भी एक वाटर कैरियर था, इसका नाम था निजाम। अब क्या होता है साहब, अब हुमायूं इतना थक गया कि वो नदी में तैर ही नहीं पा रहा था। दुश्मन पीछे लगे, नदी में कूद गया पर तैर नहीं पा रहा है। तो निजाम अपना ये जो मशक है जिसमें पानी भरा था, ये दे देता है इसका हुमायूं को, बोले ले इसके ऊपर बैठ के तैर के निकल जाए यहां से। तो अब हुमायूं इससे एक वादा करता है, बोले अगर मैं बादशाह बना ना आगे, तो तेरे को 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा। याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? इसका नाम था निजाम। इसने बोला था कि भैया मेरी एक इच्छा पूरी करना। मैंने बोला क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले तेरे को 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा मैं। ये चीज यहां पर है, बोले 1 दिन का बादशाह तेरे को बनाऊंगा। ठीक है भैया, ये चीज यहां पर है। इसके बाद हुमायूं जब वापस आ रहा था, हुमायूं को लगा कि चलो ठीक है, एक बैटल में हार गया, अब दूसरी बैटल तो मैं कम से कम जीत ही जाऊंगा। एक बैटल हार गया कोई बात नहीं, दूसरी बैटल में जीत जाऊंगा। पर जो दूसरी बैटल थी, इस बैटल को कहा जाएगा, ये बैटल आगरा के पास ही होती है बेटा। इस बैटल का नाम था द बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलीग्राम। याद रखिएगा 1540 के अंदर बैटल होती है, और इस बैटल में सारी मुगल आर्मी खत्म कर देती है। कौन खत्म कर देगा? शेर शाह सूरी सारी मुगल आर्मी खत्म कर देगा इस बैटल के अंदर। ये दूसरी बैटल है हुमायूं और शेर शाह सूरी की। इसे बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से जाना जाएगा। 1540 के अंदर बैटल होती है, और इस बैटल में पूरी मुगल आर्मी को खत्म कर दिया जाता है। खत्म कर दिया बेटा। आना पैसे को कहा जाता था, 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना पैसे को बोलते थे पहले। आज रुपया हो गया, उससे भी छोटा आना होता था, है ना। तो याद रखिएगा, इस बैटल में जो बैटल ऑफ बिलीग्राम होती है, इसे बैटल ऑफ कन्नौज भी बोला जाता है, इसे बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इस बैटल में हुमायूं की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया जाता है। पूरी आर्मी खत्म कर दी, पूरी आर्मी खत्म कर दी, पूरी आर्मी खत्म कर दी। अब क्या होता है कि हुमायूं को याद आता है अपना भाई। इस बैटल के पहले हुमायूं अपने भाई को लेटर लिखता है। भाई कौन है? कामरान। कामरान याद है? कामरान ने एक वादा किया था हुमायूं से। क्या वादा किया था? कि जब भी हुमायूं को कामरान की जरूरत पड़ेगी, कामरान अपनी सेना लेके खड़ा हो जाएगा। अब जब ये बात हुमायूं को याद आती है, हुमायूं एक लेटर लिखता कामरान को, बोले भाई मेरे को तेरी जरूरत है, 10,000 की सेना भेज दे। पता है इसके भाई ने क्या करा? इसके भाई ने हेल्प करने से मना कर दिया और अपनी सेना लेके लाहौर निकल गया। बोले भैया मैं तो नहीं आ रहा। आधे रास्ते आ गया और सेना लेके निकल गया। बोले क्यों नहीं आ रहा? बोले मेरे को आप पे भरोसा नहीं। बोला आप हर वॉर हार जाते हो, इस वॉर को भी हार जाओगे, मैं आप पे भरोसा नहीं करता। और सोचो इसके सगे भाई ने इसकी हेल्प नहीं करी। इससे हुमायूं बहुत टूट गया, मेंटली वो टूट गया, और इस कारण से इस वॉर को हार जाता है। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, केवल 15 लोग बचे हुमायूं की सेना में, केवल 15। जैसे तैसे ये 15 लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। तो देखो हुमायूं कैसा सुल्तान हो गया जिसके पास जगह ही नहीं है रहने की, दर दर भटकेगा। 15 साल हुमायूं एग्जाइल में काटेगा, 15 साल वो बाहर रहा, किसी दूसरे की सल्तनत में जाकर रहा। अब साहब हुमायूं भागा। अब हुमायूं जब भागा तो उसको याद क्या है कि चलो ठीक है, मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद की क्या? मेरे भाई ने नहीं मेरी मदद नहीं की। फिर भी काम करता हूं, मैं अपने भाई के पास जाता हूं काबुल। बोले मैं काबुल जाऊंगा अपने भाई के पास, कामरान के पास, शायद कामरान जो है मेरे को अपने पास रख ले। अब हुमायूं यहां से निकला निकला निकला, वो भागा कामरान के पास। कामरान के पास वो जब वो जा रहा था ना, रास्ते में उसके दोनों भाई मिले, हिंदल और दूसरा भाई। उन्होंने क्या बोला हुमायूं को? हुमायूं को उन्होंने कहा कि भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप काबुल मत जाओ। बोले क्यों नहीं जाओ? बोले कामरान जो है ना, वो तलवार पे बिल्कुल धार लगा के बैठा है, कब भैया और कब जाके गर्दन काट दे भैया की। तो हम आपके भाई हैं, हम बुरे हैं पर इतने बुरे नहीं कामरान जितने। आप वहां जाओगे वो आपको मार डालेगा, तो मेरी आपसे एक विनती है भैया, आप मत जाओ काबुल। अब ये बात सुन के हुमायूं का दिल टूट जाता है। बोले मैं क्या करूंगा?
15 साल हुमायूं भागेगा, भटकेगा। पहले कहाँ गया साहब? पहले वो भारत के अंदर जाएगा, और जब वो एग्जाइल के अंदर था 15 साल, तो याद रखिएगा उसी टाइम पर वो शादी करेगा किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम कौन है? हमीदा बानो बेगम जो है एक बहुत बड़े सूफी संत थे बेटा, जिनका नाम था शेख अली अकबर जामी। इनकी बेटी थी, और हुमायूं इन्हीं की बेटी से शादी करेगा, और इन्हीं की बेटी से जन्म किसका होता है? अकबर का। याद रखिएगा अकबर का जन्म कहां पर हुआ? अकबर का जन्म होता है अमरकोट के राणा के। अमरकोट कहां है? सिंध में, पाकिस्तान के अंदर है। यहां का राणा अकबर के पिता हुमायूं को शरण देता है। सबने मना कर दिया था, इसने शरण दी, बोले हाँ यहां पे रह लो। इसने दी शरण, बोले हाँ यहाँ पे रह लो। और किसी ने हुमायूं को शरण नहीं दी, इसने शरण दी, बोले हाँ साहब यहाँ पे आके रह लो। हुमायूं ने इनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब हुमायूं को अपनी सेना इकट्ठी करनी है। अब सेना इकट्ठी करनी तो कहाँ जाए? हुमायूं को याद आता है अपने पापा। बोले पापा की दोस्ती किससे? सफाविद से थी। ईरान के अंदर एम्पायर सफाविद वाला, बोले उनसे पापा की दोस्ती थी, मैं वहां जाता हूं। अब हुमायूं वहां पर जाएगा, बोले यार आखिरी चांस वही है कि वो मेरी मदद कर दें। अब सफाविद का जो राजा है उसका नाम है शाह थम्स प्रथम। ये सफाविद का राजा है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। इसने हुमायूं का बहुत बढ़िया स्वागत करा, बिल्कुल फूल बरसाए इस पे, बड़ा प्यार से बात करी। हुमायूं को रोना आ गया, बोले यार मेरे भाइयों ने मेरा इतना स्वागत नहीं करा, आप मेरे इतना ध्यान रख रहे हैं। इसने हुमायूं को अपने साथ रखा, बोला देख मैं तेरे को सेना दूंगा, पर मैं पहले तेरे को सिखाऊंगा कि वॉर लड़ना कैसे। बिकॉज बहुत बड़ा एम्पायर इसका था, सफाविद का बहुत बड़ा एम्पायर था। अब हुमायूं यहां पर रहा, बहुत समय तक रहा। इसने बताया कैसे वॉर लड़ना है, राज्य को कैसे चलाया जाता है, कैसे दुश्मन को मात देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद इसने हुमायूं को एक बहुत बड़ी सेना दी अपनी तरफ से। अब इस सेना की मदद से हुमायूं ने क्या करा? पहले अपने भाइयों को हराया। क्या क्या? पहले कांधार जीता और काबुल जीता, और अपने भाइयों को मार दिया। हुमायूं ने मार दिया भैया, उसको गुस्सा आ गया, बोले ये काम करा इन्होंने। सबसे पहले अपने भाइयों को हराता है, और भाइयों को हराने के बाद फिर हुमायूं फाइनली जाएगा दिल्ली में, और एक वॉर होगा बेटा। इस वॉर को कहा जाएगा बैटल ऑफ सिरहिंद। याद रखिएगा बैटल ऑफ सिरहिंद, इट वॉज द फाइनल बैटल। और इस बैटल के अंदर शेरशाह सूरी तो है नहीं, बिकॉज शेरशाह सूरी मर चुका है। क्या होता है? शेरशाह सूरी एक तोप चला रहा था, तोप चलाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह सूरी का बेटा इस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान था, उसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। अब सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल होती है, और फाइनली इस बैटल के अंदर हुमायूं जीत जाएगा। और याद रखना इस बैटल की डेट याद रखना, 22 जून 1555। मतलब देखो 15 साल भटकने के बाद, इतनी तकलीफें सहने के बाद फाइनली इस बैटल के अंदर हुमायूं जीतता है। फाइनली इस बैटल के अंदर जीता। अब साहब हुमायूं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है, बढ़िया रिलैक्स कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। अब हुमायूं जाता है दिल्ली में। दिल्ली में गया हुमायूं, दिल्ली के अंदर हुमायूं ने बनवाई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम था दीन पना। याद रखिए दीन पना लाइब्रेरी है। अब क्या है साहब, दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी है। अब साहब हुमायूं अभी जीत के आए हैं, अभी जीता है वहां, लाइब्रेरी बनवाई, और लाइब्रेरी के अंदर किताब विताब पढ़ने का शौक है। अब क्या है साहब, किताब पढ़ने के साथ थोड़ा बहुत पीने का शौकीन है हुमायूं, बता दिया मैंने, अफीम लेता है, सब करता है। अब पता नहीं क्या था उस दिन, चांदनी रात थी, पता नहीं किसकी याद में हुमायूं ऊपर देखते देखते चल रहा था, और जो सीढ़ी से लुढ़कते 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 गिरा, और सीढ़ी से गिरने के कारण उस भाई साहब की मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1556 को। सोचो कितनी खराब किस्मत है। अरे भैया अभी तो तू वापस दिल्ली का सुल्तान बना था, अभी बना था, देखो अभी बना था दिल्ली का सुल्तान। इस टाइम तो वॉर जीता इस भाई साहब ने, जून में वॉर जीता, और देखो जनवरी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती सीढ़ी से गिरने से। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये इसका दुर्भाग्य था। कहां से फॉर्चूनर है कि फॉर्चून है कि इसके पास नहीं यार, इतना लड़ते पड़ते गिरते इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये भाई साहब हुमायूं के बारे में कहानी थी, है ना। तो ऐसे इज ए ग्रेट वॉरियर तो नहीं बोलूंगा, पर जीवन बड़ा खतरनाक रहा इसका, है ना। अब इसके बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा। इसने दिल्ली में दीन पना नाम का शहर बनवाया है, ठीक है। इसने जामली मस्जिद इसने बनवाई है। इसके बाद ईसा खां की मस्जिद इसने बनवाई है दिल्ली के अंदर, है ना। याद रखिएगा इनकी वाइफ जो थी हमीदा बानो बेगम, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया है। तो याद रखिएगा हुमायूं की वाइफ ने इसका मकबरा बनवाया हुमायूं का। छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। आगे अगर अपन और बात करें तो देखो हुमायूं के टाइम पर एक चीज काफी फेमस थी। वो चीज क्या है साहब, वो इसका लिटरेचर है। हुमायूं की जो बहन है गुलबदन बेगम, हुमायूं की एक बहन है गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन का नाम है। ये हुमायूं के बारे में बहुत कुछ लिखती है, और किताब पूरी हुमायूं के जीवन के बारे में लिखी इन्होंने। इस किताब का नाम था हुमायूं नामा, नोट कर लीजिएगा। हुमायूं नामा लिखी है हुमायूं की खुद की बहन गुलबदन बेगम ने, और इस किताब का नाम है हुमायूं नामा। इस किताब के अंदर लिखती है साहब कि मेरे भाई की किस्मत बड़ी खराब है, गिरते पड़ते मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो ये चीज याद रखिएगा। एक किताब और है, ये किताब चलो रहने दो, इस किताब के बारे में याद रखिएगा। ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुमायूं के जीवन के बारे में। ये आपके काम का नहीं है ना, ये आपके काम का नहीं, इसलिए याद मत रखिएगा। तो ये हुमायूं का जीवन था साहब। समझ में आ गया कैसे हुमायूं गिरते पड़ते उसने अपने आप को संभाला, पर अपने आप को पूरी तरीके से संभाल हुमायूं नहीं पाता है। समझ में आ गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर हो गया कंफर्म कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया?
गुलबदन बेगम नाम है उसका। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हुमायूं तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया बच्चा? इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, गुजरात का सुल्तान कहाँ गया, उसकी कहानी बड़ी अजीब है। अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे ना, तब मैं इस गुजरात के सुल्तान की कहानी बताऊंगा। देखो, हुमायूं से जंग जीतने के लिए गुजरात का सुल्तान पोर्चुगीज के साथ एक डील करता है। पुर्तगाली नहीं, पोर्चुगीज, उनके साथ एक डील करेगा गुजरात का सुल्तान कि तुम मेरी मदद करो और मदद के बदले में तुमको दूंगा दीव। दमन दीव है ना, बोले मैं दीव तुमको दे दूंगा डील के बदले। अब क्या होता है कि जो गुजरात का सुल्तान है उस डील को निभाता नहीं है, और पोर्चुगीज पता है क्या करेंगे उस सुल्तान के साथ, हालांकि उस टाइम पे बताता मैं तुमको, पर मैं भी बता दूं, उसको बुलाएंगे अपने जहाज पे, बोले आओ भैया पार्टी है जहाज पे, और जहाज पे बुला के उसको काट के उसके टुकड़े जो है समुद्र के अंदर फेंक देंगे। हाँ, ये चीज करेंगे, मतलब खत्म हो गया ऐसा बहादुर शाह। इस तरीके से मरेगा बहादुर शाह, नाम बहादुर है पर इस तरीके से मारा जाएगा उसको। तो कई सारी कहानियां रही हैं, बहुत सारी हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये बहुत सारी है, बड़ी खतरनाक कहानी रही। चलो बेटा ठीक है, आज हुमायूं के बारे में पढ़ा, कल अपन इसके आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखो अपना, है ना, मेहनत करते रहो। बाकी कुछ कहानियां हैं आगे, कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।